ठीक है भाई। देखो, इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है। इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए बहुत ज्यादा वास्ट है सीडीएस और एनडीए के लिए। ठीक है, सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो भाई बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और इतना वर्थ इट भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझना है। जो भी बेसिक डेफिनेशंस आती हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, उन सब चीजों को देखना है। उससे होगा क्या कि जब भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। आपने करंट अफेयर्स कवर किए होंगे, तो करंट अफेयर्स में कई बार ऐसी चीजें सामने आ रही होंगी जिनके बारे में आपको पता नहीं चल रहा होगा। और सेम चीज जब आप क्यूएस करेंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि भाई उस क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आपको उनके बारे में आइडिया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उन टर्म्स के साथ में रेलेवेंट नहीं हो, वो टर्म्स आपको नहीं पता। तो ऐसी टर्म्स और ऐसे कंसेप्ट को हम देखेंगे जो काफी हद तक पूछे जाते हैं, और जिनको डिड्यूस करके, जिनकी मीनिंग को समझ के आप क्या कर सकते हो, फर्दर समझ सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन के साथ में क्या करना है। एटलीस्ट आप एक अच्छा सा गैस उसमें लगा ही सकते हो। गैस नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप काफी अच्छा उसमें मीनिंगफुल गैस लगा सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली आते हैं आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अगर इस इकोनॉमिक्स को स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं तो एक ऐसी सोशल साइंस जो बेसिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से डील करती है। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बताते हैं, और ये गवर्नमेंटल एजेंसीज और बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो डेटा को कलेक्ट करती हैं टाइम बाय टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली वगैरह वगैरह, और फिर उसके हिसाब से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखती है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के द्वारा चेक की जाती है। अब आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स में कि भाई अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात होती है। तो सबसे पहले आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। तो भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आपका हुआ 200-300 सालों पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ यूरोप में। तो भाई उसमें जो कैपिटलिज्म है वो सामने आने लगा। ये क्या है? इट इज एज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर बिजनेस ओनर्स ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टूल्स, वर्कर्स एंड रॉ मटेरियल्स। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें आपके टूल्स और मशीन्स आ जाती हैं, वर्कर्स आ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, इन सबको इकट्ठा करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मार्केट कंजप्शन एंड अर्न प्रॉफिट। ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट कंजप्शन के लिए, और प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। सप्लाई एंड डिमांड सेट प्राइसेस इन मार्केट्स इन अ वे दैट कैन सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो भाई सप्लाई और डिमांड जो है वही प्रोडक्ट्स की मार्केट को क्या करती है, सेट करती है। फॉर एग्जांपल इस बार क्या हुआ, इस बार जो टमाटर है, आपको पता है सावन के दौरान, मानसून के टाइम में जो हरी सब्जियां हैं कई सारी, और टमाटर वगैरह हैं, ये सब महंगे हो जाते हैं क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है ना, ये जल्दी सड़ जाती है। तो मानसून में ज्यादा पानी पड़ने से सड़ भी जाती है। तो वही हुआ क्या कि टमाटर की फसल कम आई, टमाटर की फसल कम आई तो फिर उसकी सप्लाई क्या थी, सप्लाई उसकी कम थी। सप्लाई कम थी तो भाई डिमांड तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा जाएगी, है ना। अब आपके पास में अगर 100 रुपए हैं, आप बोल रहे हैं भाई मुझे 1 केजी टमाटर चाहिए। सामने वाले बंदे के पास में 500 रुपए हैं, उसके पास क्या 500 रुपए वाली कैपेसिटी है। तो वो बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें 200 रुपए दे सकता हूँ या 150 रुपए दे सकता हूँ इसी 1 केजी के लिए। तो 100 रुपए की कैपेसिटी वाले बहुत लोग होंगे, 500 रुपए की कैपेसिटी वाले बहुत लोग होंगे, 500-500 की कैपेसिटी वाले बहुत लोग होंगे। तो वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इस टमाटर की प्राइस बढ़ा देंगे, जो हो सकता है आपका 200 रुपए पर केजी तक पहुंच जाए, है ना। क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो ना चाहते हुए भी जिसके पास कैपेसिटी 100 रुपए वाली है वो भी क्या करेगा, वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा। या तो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेगा, या तो वो टमाटर खाना बंद करेगा, या फिर कुछ टाइम के लिए, या फिर वो क्या करेगा, वो भी 200 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको खरीदने के लिए जुगाड़ लगाए। तो ये बेसिक है, सप्लाई और डिमांड का हम सबको पता है। अब नेक्स्ट आता है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। सोशलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव प्रोडक्शन इकोनॉमी। कॉपरेशन होता है इसमें, कोऑपरेटिव प्रोडक्शन इकोनॉमी होता है। अब इकोनॉमिक सोशलिज्म होता है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर इज लिमिटेड और हाइब्रिड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपकी खेती बाड़ी है, जो भी आपकी फैक्ट्री वगैरह है, उसकी जो ओनरशिप है वो या तो हाइब्रिड है, मतलब गवर्नमेंट के साथ में मिलके है, या फिर प्राइवेट है तो लिमिटेड है, मतलब प्राइवेट कम रहेगी, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सोशलिज्म, सोशलिज्म किसी का भला नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई आपका कम्युनिज्म, सोशलिज्म मुझे एक ही फॉर्म लगते हैं, दोनों एक ही तरह के लगते हैं। ठीक है, सोशलिज्म में आपने देखा होगा शुरुआत से मूवी आई थी नया दौर। नया दौर में जो तांगे वाले थे,
उनको सुपीरियर सिद्ध किया गया, जो बस वाले थे उनको इंफीरियर सिद्ध किया गया, सिद्ध इस तरह से किया गया कि दोनों की रेस लगवाई गई और इन दी एंड तांगे वाले जो है वो जीत गए। ऐसा कुछ हुआ था शायद, जहां तक मुझे याद है। तो भाई मुझे एक बात बताओ यार, चेंज आता जा रहा है, समाज में चेंज आता जा रहा है, और आप स्टिल इसी बात पे टिके हुए हैं कि भाई हम तो तांगे ही चलाएं। तो यार सवारी जो है वो तो स्विच करेंगी ना बस में, उनको जल्दी पहुंचना है, उनको कंफर्टेबल तरीके से पहुंचना है। और बदलाव को आप रोक नहीं सकते, चेंज को आप रोक नहीं सकते, आप मूवी में दिखा सकते हो। तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी मूवीज की बाढ़ आई थी। अगर आपने एक सीरीज आई थी, सीरीज का नाम क्या था यार, मूवीज के ऊपर ही थी, अ, अभी रिसेंटली आई थी, अपार शक्ति खुराना की थी, मैं नाम भूल गया उसका। उसमें इंडियन मूवीज के बारे में बताया गया कि किस तरीके से रशिया यानी कि यूएसएसआर ने उस टाइम पे इंडियन मूवीज को इन्फ्लुएंस किया, किस तरीके से ये जो सोशलिज्म वाला एजेंडा है वो उसमें डाला गया। तो अब आप इस चीज को समझो है कि जो चेंज है वो होगा। पुरानी मूवीज में जिस तरीके से फैक्ट्री ओनर्स को बुरा दिखाया जाना कि भाई आप आपने बिजनेस डाला है तो भाई आप बुरे हैं, ठीक है, आप तांगा चला रहे हैं तो आप अच्छे हैं, आप मजदूर हैं तो अच्छे हैं। तो ये जो एक माइंडसेट प्रोजेक्ट किया गया है, इसकी वजह से जो कंट्री है, कंट्री में मुझे लगता है कि भाई अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं। और जबकि अगर आप यूएसए जैसी कंट्रीज को देखेंगे, यूरोप में और कंट्रीज को देखेंगे, तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो वहां पर जो आप अभी भी अगर आप देखोगे उसकी माइंडसेट को, तो वहां पर जो आपके कोई भी इंसान है, उसको अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं जैसे, वो अपना जीरो से उठ के एक अच्छा खासा स्टेब्लिश हो सकता है, ठीक, इतने फाउंडेशंस नहीं है। ऐसी वहां विलेनिफाई नहीं किया जाता बिजनेस ओनर्स को, वहां उनको बेसिकली इनकरेज किया जाता है। तो अगर किसी जगह बिजनेस ओनर्स को विलेनिफाई किया जाएगा, उनको एक गुंडे की तरह दिखाया जाएगा, उनको ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई वो समाज का काट रहे हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो भाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, समाज को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है। एक फैक्ट्री के बंद होने पर आप जानते हैं कितने घरों का चूल्हा बंद हो जाता है। हमारे ग्वालियर में एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मैं नाम भूल गया उसका शायद, कुछ मिल नाम से उसका नाम था, रेशम मिल ऐसा कुछ नाम था। तो वहां पर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हुआ करता था। लेकिन फिर उसके बाद में उसमें लेफ्टिस्ट आ गए, कम्युनिस्ट वगैरह आ गए, और उन लोगों ने फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। जब फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स होती हैं तो क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाता है, कंपनी आपकी लॉस में जाने लगती है। तो ऐसा कानपुर में भी हुआ, ऐसा बहुत भी जगह पर भी हुआ। जो जगह आपके टेक्सटाइल के सेंटर्स हुआ करते थे, वहां पर स्ट्राइक्स इतनी फ्रीक्वेंट हुई कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो वही लोग जो कल तक स्ट्राइक कर रहे थे, वो अब रिक्शे और तांगे और बाकी चीजें मजदूरी करने को मजबूर थे। उससे पहले उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी थी। तो बेसिकली मैं ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो समाजवाद का जो है ना इंडिया में, ये काफी हद तक गलत है। इट इज अ थिंग टू थिंक। आप लोग इस पे विचार कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, समझिए, और कुछ समझ में आए। ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, प्राइसेस, प्रॉफिट और लॉसेस क्या होते हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स नहीं होते। ये स्टेब्लिश करने के लिए कि कौन प्रोडक्शन में इंगेज करेगा, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस करना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार ये बहुत गलत चीज है। अगर आपके पास ये मोटिवेशन वाला फैक्टर ही नहीं है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना उसका सिस्टम होना चाहिए, तो ये बहुत गलत चीज है। आप बिजनेस ऐसे नहीं चला सकते, है ना। डिमांड स्कूटर्स की उस टाइम पे कितनी बढ़ गई थी, 1980s, और उस टाइम पे आपके ग्लोबलाइजेशन से पहले इंडिया में जो आया था, डिमांड स्कूटर्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फैक्ट्रीज को क्या आदेश था कि भाई आप 2 स्कूटर्स दिन के बना सकते हो। भाई 2 स्कूटर्स दिन के बनाओगे, डिमांड आ रही है डेली के 10 स्कूटर्स की, आप दिन के 10 स्कूटर्स बना रहे हो, 2 2 3 3 साल की वेटिंग चल रही है, तो भाई कैसे काम चले। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, और फिर होता क्या है, श्रीलंका जैसे आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है, वेनेजुएला और बाकी ऐसी जो कंट्रीज हैं, उनके जैसे आपकी इकोनॉमीज जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक नो है। सर। नेक्स्ट आता है नो कम्युनिज्म। सर। तो भाई कम्युनिज्म भी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म मुझे लगता है। ठीक है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेंट्रलाइज होती हैं थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड सेंट्रल प्लानर्स। स्टेट के जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर सेंट्रल प्लानर्स होते हैं, वो इन चीजों को देखते हैं। कॉमन ऑनरशिप होती है प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की। जनता का या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का इसमें कोई हाथ नहीं होता। अब नेक्स्ट आती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हाउ इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड फर्म्स मेक डिसीजन टू एलोकेट रिसोर्सेज। सिंपल सी चीज है। एक सिंगल पर्सन, एक घर, एक बिजनेस, इनको इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये एंटिटीज क्या करती हैं, जो
कीमतें हैं, प्राइसेस है, उनमें चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल टमाटर की प्राइस में चेंज हुआ अभी रिसेंटली, है ना? तो भाई उनमें चेंज हो रहा है। तो अब इन लोगों को क्या चाहिए? व्हाई दे डिमांड व्हाट दे डू एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल। इनको 150 रुपए किलो टमाटर क्यों चाहिए, 200 क्यों चाहिए, ये इनका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? तो इन सब चीजों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। फर्दर सप्लाई और डिमांड के डायनेमिक्स जो होते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, लेबर को कैसे डिवाइड और एलोकेट किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सब चीजों को पढ़ती है। इसके साथ साथ बिजनेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंडिविजुअल्स ऐसी अनसर्टेनिटीज को कैसे अप्रोच करते हैं और डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं। ठीक है? तो इन सारे लेवल पे जो भी हमारी पढ़ाई होती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये वो एक्सक्यूज मी ब्रांच है। सर। हाँ जी। सर एक बार आप सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में मतलब डिफरेंस बता सकते हो? सोशलिज्म में बेसिकली कोऑपरेटिव होता है, इसमें लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप होती है और इसमें टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसमें गवर्नमेंट का शेयर हो सकता है और होता है, लेकिन वो आपका लिमिटेड, मतलब कि प्राइवेट का 25-30% है, 49% है, गवर्नमेंट का ज्यादा स्टेक रहता है। लेकिन यहाँ टोटल ये गवर्नमेंट का ही रहता है। एक मतलब लाइक 1991 से पहले हम कम्युनिस्ट थे। 1991 से पहले हमारा जो पूरा का पूरा, आप जानते हो, अमेंडमेंट हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक वर्ड डाला गया था। क्या डाला गया था? सोशलिस्ट, है ना? मतलब कि यस हमें सर। समाजवाद बनना है, समाजवादी एक सरकार या फिर एक स्टेट बनाना है ना? ये प्रोजेक्शन किया था और ये ओके कहा सर। गया था भाई कि हम लोग पहले से डालना चाहते थे, लेकिन इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से इंसर्ट नहीं कर पाए। तो प्रियम्बल में ये वर्ड डाला गया। तो समाजवाद, हम कम्युनिस्ट नहीं कहेंगे, हमारा समाजवाद था। ठीक है? अब समाजवाद भी ये समझ लो कि समाजवाद में जो मैंने चीज आपको समझाई थी अभी, कि भाई किस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको विलेनिफाई किया जाता है। सर आपका अभी आवाज भी कट रहा है। सबके लिए कट रहा है क्या? नो सर। भाई नो आपके सर। नेटवर्क इश्यू। नो ठीक है? सर, काफी तो सही है। अभी अभी अगर आप देखोगे तो फिर भाई हमारे देश में सर्टेन फैक्शन है, क्या करता है? अंबानी और अडानी को गाली देता है। ठीक है? कि भाई अंबानी, और आप किसी और देश में जाओगे तो वहीं इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को पलकों पे बैठाया जाता है, क्योंकि वो लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। अभी अगर अंबानी अडानी अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर दें, अभी ये लोग अपनी अपनी जो प्रोडक्शन के मीन्स उनको बंद कर दें, तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आपकी इकोनॉमीज ऐसे नहीं चलती, है ना? आपकी इकोनॉमीज इस तरीके से नहीं चलती कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को गालियां दें और आप स्ट्राइक्स करें, ये करें, वो करें, उस तरीके से आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो समाजवाद बेसिकली इज लाइक कि भाई वेलफेयर स्टेट के लिए उनको कवर करना होता है। ठीक है? कि भाई इन एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। आपका जो एक कोई बड़ा ऑफिसर है किसी फैक्ट्री में और एक मजदूर है, दोनों की जो इनकम है काफी हद तक बराबर होनी चाहिए, जो कि आइडियल सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। अमीर और गरीब के बीच में खाई हमेशा रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि भाई उसको हम पूरा कर सकते हैं, एक ऐसा टाइम आएगा, तो उसको यूटोपिया बोला जाता है। यूटोपिया मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी जगह जो भाई आपकी आइडियल होती है, और आइडियल सिचुएशंस आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए सूनर और लेटर। ठीक है? ओके सर। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस देखती है इकोनॉमी का एज अ होल, पूरी कंट्री की इकोनॉमी का। ठीक है? जो रिकरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स हैं, ब्रॉड इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उसको देखते हैं ये। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ ऑफ टोटल प्रोडक्शन आउटपुट, बिजनेस साइकिल्स, इन सबको एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी में, बूम्स, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब आ रहे हैं। इन सबको देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ सेक्टर्स भी आते हैं इकोनॉमी में। तो भाई कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? सेक्टर का मतलब वन ऑफ अ फ्यू जनरल सेगमेंट्स इन द इकोनॉमी, जिसमें लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज कैन बी कैटेगराइज। सर्टेन कंपनीज को हमने एक कैटेगरी में रख दिया, दूसरी कंपनीज को दूसरी कैटेगरी में रख दिया, तो उन्हीं को हम सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है? तो इकोनॉमी को वैसे तो बहुत सारे डजन सेक्टर्स में बांटा जा सकता है, जिसके हिसाब से सारी बिजनेस एक्टिविटीज हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ जो मेजर सेक्टर्स हैं उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, ये डील करता है एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में डील करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए जैसे आपके फिश, वूल, विंड पावर वगैरह ये सब, या फिर नॉन रिन्यूएबल हो गए आपके ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, कोल वगैरह, कोल की माइनिंग वगैरह। ठीक है? तो डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे कि इंडिया है, प्राइमरी सेक्टर स्टैंड्स टू टेक अ बिग शेयर विद मेनी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। ठीक है? लेकिन टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के साथ साथ, नेशन की ग्रोथ होने के साथ साथ, इस सेक्टर में ग्रोथ जो डिक्लाइन है वो आने लगा।
फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो भाई ये क्या करता है, ये जो आपके रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन किए गए थे उनको फिनिश्ड गुड्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, जैसे आपने एल्यूमिनियम को निकाला जमीन से बॉक्साइट के थ्रू, ठीक है, फिर आपने उनकी कार्स बनाई। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, होम्स एंड फैक्ट्रीज, आपको लाइमस्टोन और वो सब मिलाया, आपने सीमेंट वगैरह बनाया, ठीक है। यूटिलिटीज आ जाती हैं, प्रोवाइडिंग गुड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन्स वगैरह। तो भाई इस सेक्टर में जनरली आपका क्या होता है, इट रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल जो आपके प्राइमरी सेक्टर में निकाले गए थे उनको यहाँ और रिफाइन करके बेचा जाता है, ठीक है, फिनिश किया जाता है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हुए। और टर्शरी सेक्टर आपका होता है, ये सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। ये इनटेंजिबल एक्सपेक्ट के साथ में डील करता है, जो कंज्यूमर्स को और बिजनेसेस को प्रोवाइड की जाती है। इनटेंजिबल वो जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। रिटेलर्स, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब इस सेक्टर में आती हैं। फिर आता है क्वाटरनरी यानी कि नॉलेज सेक्टर। तो ये सेक्टर डील करता है नॉलेज और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के साथ में, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस, कंसल्टिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। तो ये इनेबल करता है एंटरप्रेन्योर्स को टू इनोवेट बेटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और बेटर कैसे किया जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो आपकी प्रोवाइड की जा रही है इकोनॉमी में, उनको कैसे बेटर किया जाए, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है। तो विदाउट दिस ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, काफी स्लो रहेगा, नॉन एग्जिस्टेंस रहेगा। हम वही मेथड्स रिपीट करते जाएंगे जब तक नया रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होगा। और फिर आता है क्विनरी सेक्टर। तो दिस सेक्टर इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वेयर द टॉप लेवल डिसीजंस आर मेड। यहाँ पर टॉप लेवल के डिसीजंस बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट जो भाई आपके कानून बनाती है, टॉप डिसीजन मेकिंग जो मेकर्स जो आपकी इंडस्ट्री में आते हैं, कॉमर्स में और एजुकेशन सेक्टर में आते हैं, वो आपके क्विनरी सेक्टर में आते हैं। अब ओनरशिप की बेसिस पे बात करें तो भाई पब्लिक सेक्टर सबसे पहले आता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सारे एसेट्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, वो गवर्नमेंट के पास में होते हैं और गवर्नमेंट ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जैसे आपकी इंडियन रेलवेज है ना, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। गवर्नमेंट जो पैसे हैं वो टैक्सेस वगैरह से कमा लेती है, ठीक है, और बाकी जो खर्चे होते हैं, बाकी जो चीजें होती हैं उनसे कमा लेती है, जो भी सर्विसेज हम रेलवे या पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हमेशा प्रॉफिट कमाना इसमें उद्देश्य नहीं होता है। इसमें लोगों को बेटर फैसिलिटीज या फिर ऐसी चीजें प्रोवाइड करना ही क्या रहता है, बेटर एम रहता है। तो ये हुआ पब्लिक सेक्टर। जैसे कि इंडियन रेलवे टोटल गवर्नमेंट की मोनोपोली है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, अपनी खुद की प्राइवेट रेलवे लाइन बिछाए और उस पर नए स्टेशन बनाए और रेलवे चलाने लगे, ऐसा नहीं है ना। और सेकंड, प्राइवेट सेक्टर। तो ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। या तो कंपनीज क्या कर रही हैं, एसेट्स को डिलीवर कर रही हैं, सर्विसेज को डिलीवर कर रही हैं, जो भी एसेट्स हैं वो उनके पास में है, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसको चला रहे हैं। अब जैसे भाई आपकी क्या बोलते हैं, अलग अलग एयरलाइंस आ गई, है ना। एयरलाइंस के साथ साथ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब प्राइवेटली ओन्ड है। इनको या तो ट्रस्ट चला रहे हैं या फिर सर्टेन इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, इस तरह की या कंपनीज चला रही हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो एम होता है वो क्या होता है, टू मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। आपकी जो रेलवे लाइंस हैं, सॉरी जो आपकी एरोप्लेन्स हैं, एयरलाइंस वगैरह हैं, उनका मेजर एम क्या रहता है, इनका मेजर एम रहता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्लीज म्यूट माइक। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अभी मतलब कुछ टाइम पहले ये चीज़ हुई थी ना कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो फिर मोनोपोली कैसे हुई? आप हेलो। प्राइवेटाइजेशन को अच्छे से नहीं समझ पा रहे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है, यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो भाई रेलवे के हैं उनको प्राइवेटाइजेशन किया है। जैसे कि आपके रेलवे के ऊपर बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स लगा दिए गए, है ना, कोचेस के ऊपर। जो यस कॉन्ट्रैक्ट है सर। वो तो गवर्नमेंट ही दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट प्लेयर आके रेलवे चलाने लगा, उन्होंने पूरे स्टेशन अपने अंडर में ले लिया, वो चला रहे हैं अपने हिसाब से, वो लोग किराया बना रहे हैं यहाँ से वहां तक का। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, है ना। आपके क्या है, जो होर्डिंग्स हैं, आपका सर्टेन रेलवे स्टेशन है वो किसी कंपनी को दे दिया कि भाई यहाँ का जो मैनेजमेंट है आप संभालोगे। मैनेजमेंट इन द सम वहाँ क्या बोलते हैं का मतलब है कि वहाँ की जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज मतलब कि भाई यहाँ की जो लिफ्ट का मेंटेनेंस है वो आप देखोगे, एस्केलेटर्स का मेंटेनेंस आप देखोगे, जो साफ सफाई है वो आपके अंडर में है, जो फूड कोर्ट्स हैं वो आपके अंडर में है, वो सब आपको देखना है। लेकिन अल्टीमेट पावर तो गवर्नमेंट के पास होती है ना। अगर आप एमआरपी से ज्यादा बेचोगे तो फिर भाई जो ऑफिसर्स हैं वो आके चेकिंग करते हैं, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि सर्टेन एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में दे दिए जाते हैं, उनकी टोटल अथॉरिटी उनकी नहीं होती, ठीक है। बस
बट सर हमारे यहाँ पे तो नए रेलवे स्टेशंस भी बन चुके हैं, कौन से रेलवे स्टेशन बन जो चुके हैं? मतलब जैसे कुछ रेलवे स्टेशन है जो गवर्नमेंट ओन करती है, और कुछ रेलवे स्टेशंस नए बने जो कि प्राइवेटली ओन्ड होंगे शायद। कौन से गवर्नमेंट, कौन से सेम, ऐसे रेलवे स्टेशन हैं? मतलब एक ही नाम के दो दो स्टेशन अलग अलग ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे। मतलब समझ नहीं आया मुझे, एक्सप्लेन करो थोड़ा। जैसे कि फुलेरा है, हाँ। एग्जाम्पल, है ना, तो उसका एक अलग से, फुलेरा से थोड़ा सा दूर जाके एक अलग रेलवे स्टेशन बना दिया है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन। प्राइवेट रेलवे स्टेशन? हाँ प्राइवेट कंपनीज के लिए, जो गवर्नमेंट सिर्फ। ओन कंपनीज होती हैं जहां पर ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट करना होता है, कोल्स वगैरह होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी जो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनके लिए एक अलग से रेलवे लाइन बिछाई जाती है जहाँ से मालगाड़ियां वगैरह चलती हैं, है ना। लेकिन प्राइवेट रेलवे स्टेशन पैसेंजर्स की टर्म्स में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, ना ऐसा हुआ है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्वालियर है ना। ग्वालियर का एक यस मेन सर। रेलवे स्टेशन है, और उसी से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बिरला नगर। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं यस है, सर। 2-3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भी पैसेंजर्स बैठते हैं, यहाँ पर भी पैसेंजर्स बैठते हैं। लेकिन मैक्सिमम गाड़ियां जो ग्वालियर में रुकती हैं वो बिरला नगर में नहीं रुकती हैं। पैसेंजर ट्रेन, छोटी मोटी ट्रेन जो आसपास जाती हैं वो बिरला नगर रुकती हैं, है ना। और आगे फिर छोटे छोटे यस गांव सर। वाले जो स्टेशन होते हैं वहां तक जाती हैं। तो भाई यहाँ प्राइवेटाइजेशन जैसा कुछ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि टोटली वो प्राइवेट हाथों में है। उसका टिकट काटने का भी काम उनका है, उनके खुद के कर्मचारी हैं, स्टेशन मास्टर वगैरह सब कुछ उन्हीं के हैं। और रेलवे लाइन भी उन्होंने बनाई है, या रेलवे स्टेशन उन्होंने बनाया है, किराया भी वो डिटरमाइन कर रहे हैं। दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। ओके जैसा सर। आपकी शायद एयरलाइंस में, एक्सक्यूज मी सर। जैसा शायद आपकी, ये एक जो सेकेंड, जैसा आपकी एयरलाइंस में शायद ये होता जो है। नए वाले, नहीं, जो शायद ये नए वाले हैं मेरे हिसाब से वो जो कॉरिडोर बना रहे हैं ना, फ्रेड कॉरिडोर, शायद उससे रिलेटेड होगा। वो फ्राइट कॉरिडोर्स के सर लिए वही है। पूछ रहा फ्राइट था जो कॉरिडोर्स के लिए आप, DFFCL है। अरे सुन लो भाई, फ्राइट कॉरिडोर्स के लिए ऐसा होता है जब आपकी एक जगह कंसंट्रेशन हो जाता है बहुत सारी फैक्ट्रीज का। जैसे फॉर एग्जांपल कोल प्रोड्यूसिंग आपकी फैक्ट्रीज है, या फिर कोल माइनिंग के लिए जो वाली जगह है, तो वहां तक गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ये अवेलेबल कराना गवर्नमेंट का काम है। वो नहीं कराएगी तो फिर वो काम कैसे होगा, आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, है ना। तो वहां से लेके पोर्ट यस सर। तक भाई आपकी एक अलग से लाइन बना दी गई, जिसमें सिर्फ 2-3 ट्रेनें चल रही हैं, फिर कुछ ट्रेन चल रही हैं जो सिर्फ आपका क्या कर रही है, कोयले को इधर से उधर ले जा रही है। ठीक है। तो उसके लिए उन ओके सर। इंडस्ट्रीज को या फिर जो भी है उनको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में उनके लिए हो गया या फिर जो भी है। ठीक है। ओके सर। अब वर्क कंडीशन के बेसिस पे देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आ गया। इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आपकी फिक्स होती हैं, रेगुलर होती हैं। एम्प्लॉइज को अश्योर्ड वर्क और सोशल सिक्योरिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल आपकी आईटी सेक्टर वगैरह हो गए, है ना। ये गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं, सर्टेन एक्ट्स अप्लाई होते हैं एंटरप्राइजेस के ऊपर, और ये सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरली आपको प्रोवाइड करता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि होम बेस्ड वर्कर या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं, वेज वर्कर, यानी कि दिहाड़ी, जिनको डेली के भाई आपकी वेज मिलती है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। तो फर्दर इट इंक्लूड्स द वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के उन वर्कर्स को भी कवर करते हैं जो ऐसे किसी एक्ट के द्वारा कवर्ड नहीं है। जो भी वेलफेयर स्कीम्स आपके शेड्यूल 2 ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। तो इस सेक्टर में लो इनकम होती है, अनस्टेबल और इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन इधर फ्रॉम लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अब आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सक्यूज की मी सर। तरफ। हाँ जी। सर जैसे सर मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ। हाँ तो सर वहाँ पे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स आते थे। तो सर हाँ वो हाँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होंगे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनकी जॉब प्रोफाइल? आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज में ही काउंट किए जाएंगे, जब तक कि वो आपकी जो संविदा जिन्हें बोला जाता है, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, संविदा शिक्षक या कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक जो आ जाते हैं वो आपके अनऑर्गेनाइज में आएंगे, क्योंकि उनके पास में जो परमानेंट टीचर्स है उन जैसे राइट्स नहीं होते, उन जैसी उनके पास में उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है। ओके सर। यस सर। Next, economic growth. Economic growth is an increase in the production of economic goods and services compared from one time period of time to another. 2022 से 2023 तक हम कंपेयर करें तो भाई इस टाइम पीरियड में जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक गुड्स का, जो भी हम एफएमसीजी, फॉर एग्जांपल हम घर में दाल चावल टूथपेस्ट वगैरह सब कंज्यूम करते हैं, इनमें कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है ना। और जो सर्विसेज हम लेते हैं इनमें कितना इंक्रीज हुआ है। तो भाई ये आपका एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड को कवर करता है, उसके हिसाब से ग्रोथ पता चलती है हमें। इट कैन बी मेजर्ड इन नॉमिनल और रियल टर्म्स। अब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई की भी एक दर होती है ना, हर साल। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 1,000 रुपए थी 2022 में,
अब आपकी यही सैलरी आपकी 2023 में है, और जबकि महंगाई जो है वो 8% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से हम उसको काउंट कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी में कुछ तो अंतर आना चाहिए। ठीक है, आपकी सैलरी में तकरीबन 80 या 100 रुपए जो भी है बढ़ने चाहिए। क्यों बढ़ने चाहिए? इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो चीज आपकी 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रही थी, वही यहाँ पर आके 105 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल गई। तो मतलब सैलरी आपकी उतनी है, लेकिन महंगाई बढ़ चुकी है, तो मतलब कि आपको घाटा हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम नॉमिनल और रियल टर्म्स में नापते हैं। नॉमिनल और रियल आगे आगे समझाऊंगा मैं आपको। ये इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ट्रेडिशनली इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के हिसाब से नापी जाती है, और जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से नापी जाती है। अल्टरनेटिव मैट्रिसेस भी इसके हम यूज करते हैं। तो ways to generate economic growth. The first is an increase in the amount of physical capital goods in the economy. जो physical capital goods हैं आपके टूथपेस्ट, साबुन, टीवी, जूते, कपड़े वगैरह, इन सब में इंक्रीज हो रहा है। दूसरा मेथड क्या है ऑफ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ? इज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जा रहा है। ठीक है, अब आपकी टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होती है तो इट अलाउज वर्कर टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद द सेम स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स बाय कंबाइनिंग देम इन नोवल वेज दैट आर मोर प्रोडक्टिव। वर्कर्स को क्या है भाई, आप ज्यादा इंप्रूव टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो जितना काम पहले होता था उससे डबल काम अब वो आराम से कर पा रहे हैं। तो आपकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो बेटर वे में और मोर मोर एफिशिएंट वे में और टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से जल्दी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल, द इन्वेंशन एंड यूज ऑफ पेट्रोलियम बिकेम ए बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन प्रोसेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनल गुड्स मोर एफिशिएंटली। है ना, पेट्रोलियम का आपका आविष्कार हुआ, तो गाड़ियों का आविष्कार हुआ, तो भाई उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ, अब गाड़ियां आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह से आप माल जो है वो ढोकर जल्दी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, थर्ड वे टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू ग्रो द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को बढ़ा। ठीक है, लास्ट मेथड इज इंक्रीजेस इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना मतलब लेबरर्स जो हैं उनको उनके क्राफ्ट में ज्यादा स्किल करना, उनको ऐसी ट्रेनिंग्स देना कि वो अपने क्राफ्ट में क्या हो जाए, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब इन द सेंस काफी हद तक अच्छे हो जाएं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो स्किल ट्रेनिंग के द्वारा, ट्रायल और एरर के द्वारा और मोर प्रैक्टिस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन मटेरियल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। कुछ साल पहले तक अगर आप याद करोगे, जैसे मैं 90s वाला किड हूँ, 90s वाला बच्चा हूँ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बचपन से मोबाइल फोन नहीं मिला। जब मैं 11th 12th क्लास में आया था, भैया ने जो मोबाइल फोन यूज किया वो मुझे दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर कॉलेज में आया तो दूसरा मोबाइल फोन लिया। फिर स्मार्टफोन पहली बार मैंने 2013 या 2014 में लिया। ठीक है, पर वो भी एकदम से खराब हो गया, तब जाके फिर मैंने क्या किया, बाद में उसको परचेज किया। फिर खुद की कमाई से खरीदना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ हमारी फैमिली की ओवरऑल जो क्या बोलते हैं स्टेटस है उसमें बढ़ोतरी हुई। जैसे सबसे पहले क्या हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी, देसी वाली। उसके कुछ टाइम बाद हमने एक बाइक खरीदी। बाइक खरीदने के बाद साथ में जरूरत पड़ी कि भाई मेंबर्स हैं, हम बड़े हो रहे हैं, मैं पापा भैया, तो एक स्कूटर भी खरीद लिया। स्कूटर खरीदने के बाद लगा कि भाई फैमिली बढ़ रही है, भाई की शादी हो गई, ऐसा हो गया, तो एक कार भी खरीद ली। अब कार खरीद ली, फिर उसके बाद भाई अपना अलग रह रहा है, मैं अपना अलग रह रहा हूँ, तो उसको वहां पर बाइक की जरूरत है, तो उसने बाइक ले ली। कुछ टाइम बाद उसके दो बच्चे हो गए हैं, तो भाई उसको भी कार की जरूरत पड़ेगी, तो वो कार ले लेगा। सिमिलरली मैं अभी साइकिल चलाता हूँ, मेरी बाइक घर पे रखी हुई है नई वाली। ठीक है, कुछ टाइम बाद मुझे लगेगा कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, तो मैं भी क्या करूंगा, कार ले लूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग पहले हम फ्लैट टीवी खरीद के रखते थे। उसके बाद हमें लगा हमें एक एलसीडी लेनी चाहिए, एलसीडी ले ली। फिर हमें लगा एक एलईडी लेनी चाहिए, तो हमने एलईडी ले ली। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन मटेरियल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की मटेरियल वेलबींग में ओवरऑल क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है ना। अब हर किसी के पास बाइक है, पहले 15-20 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हर किसी के पास बाइक नहीं हुआ करती थी, है ना। लोग एक दूसरे से मांगते थे और शेयर करके ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो मटेरियल वेलबिंग सोसाइटी की बढ़ रही है। तो अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, इसमें सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो मटेरियल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इट कंटेन्स चेंजेस इन रिसोर्सेज सप्लाईज, जो रिसोर्सेज सप्लाई किए जा रहे हैं। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाथ में पैसा कितना आ रहा है आपके पास। इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड एफिशिएंसी, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये सब चीजें इसके अंडर में आती। ठीक है, आप
कि इस शहर में पहले मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो भी आ चुकी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोडें बढ़िया हो गई हैं, आपकी सिटी दूसरी सिटी से अच्छी रोडों से कनेक्टेड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें भी आ जाती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपकी सिटी में खुल गए हैं। अब जैसे पहले मुझे अगर डिकैथलॉन से कुछ सामान चाहिए होता था तो मुझे पहले दिल्ली के सोचना पड़ता था कि दिल्ली या कहीं और से लूंगा, लेकिन अब ग्वालियर में ही डिकैथलॉन खुलने वाला है ना। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज नई नई आ रही हैं, तो अब मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं ग्वालियर से ही, अगर ग्वालियर में हूं तो मैं वहां से प्रोडक्ट्स ले सकता हूं। सिंपल एज दैट, है ना। तो ये जो चेंजेस हैं, ये वाइडर ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ऑफ इंश्योरिंग मोर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। गरीबी काफी हद तक इससे कम हो जाती है, क्योंकि लोग क्या है, लोग इन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एम्प्लॉयड किए जाते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, तो जो लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड है, ये वो थ्योरी है दैट एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द सेलर्स ऑफ अ रिसोर्स एंड द बायर्स फॉर दैट रिसोर्स। आप कोई सामान बेच रहे हैं और कोई लोग हैं जो उस सामान को खरीद रहे हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। The theory defines the relationship between the price of a given good or product and the willingness of people to either buy or sell it. ठीक है, इसमें बेसिकली रिलेशनशिप है किसी स्पेसिफिक गुड्स या प्रोडक्ट की जो प्राइस गिवन है, और जो लोग हैं वो उसको खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, लोग क्या है, सप्लाई आपकी बढ़ाते जाएंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में क्या आता है, अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द सेलर्स ऑफ अ रिसोर्स एंड द बायर्स फॉर दैट रिसोर्स। तो लॉ ऑफ डिमांड को पहले समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, अगर सारे फैक्टर्स आपके इक्वल हैं, तो द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड, द फ्यूअर पीपल विल डिमांड दैट गुड। कि भाई आप क्या करेंगे, अगर टमाटर की प्राइस 200 रुपए है, जब मैं पहली बार लेने गया कुछ टाइम बाद तो 40-50 रुपए कुछ हमारी एरिया में चल रहा था, और सडनली 2-4 दिन बाद गया तो 100 हो गया, उसके 2-4 दिन बाद 150 और फिर 200 तक पहुंच गया। तो भाई क्या हुआ कि भाई जो टमाटर है उसकी प्राइस बढ़ने लगी। तो फिर मुझे लगा भाई इतना महंगा मुझे नहीं खाना चाहिए। जहां हम सब्जी में पहले 4 टमाटर डाल देते थे, नॉर्मल सलाद में खा लेते थे, तो अब उसको कम कर देना चाहिए। तो हम 1 या 2 टमाटर से कम चलाने लगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर प्राइस बढ़ेगी किसी चीज की तो लोग उसको क्या करेंगे, उसकी जो डिमांड है कम हो जाएगी। Now, the amount of good that buyers purchase at a higher price is less, because as the price of a good goes up, so does the opportunity cost of buying that good. तो भाई जो लोग उसको इतनी हायर प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। पहले मान लीजिए 100 लोग हैं टमाटर खरीदना चाह रहे थे किसी लोकेलिटी में, लेकिन 200 रुपए पर केजी हो गया, तो ये आपका 10 लोग हो गए। अब 10 लोग हैं जो 200 रुपए पर केजी पर उसको अफोर्ड कर सकते हैं और विलिंगली उसको खरीदना चाहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ गुड दैट बायर्स परचेज एट अ हायर प्राइस इज लेस। अब लोग कम हो गए हैं क्योंकि प्राइस आपकी बढ़ चुकी है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस गुड को खरीदने की, वो आपकी क्या है, वो भी आपकी बढ़ चुकी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अभी आगे बताऊंगा जाके। आप इतना समझ लीजिए कि आपको सिंपल सा लगेगा कि भाई 200 रुपए पर केजी देके आप टमाटर का स्वाद नहीं लेना चाहते, है ना। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है, क्या ये वर्थ इट है, उसके क्या उसके बराबर है, क्या वो उस चीज को फुलफिल करेगा। तो ऐसा रिजल्ट, पीपल विल नेचुरली अवॉइड बाइंग अ प्रोडक्ट दैट विल फोर्स देम टू फॉरगो द कंजप्शन ऑफ समथिंग एल्स दे वैल्यू मोर। मतलब अब हम टमाटर को नहीं खरीदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे 200 रुपए जा रहे हैं जिनको हम ज्यादा वैल्यू करते हैं। हमारे हिसाब से 1 केजी टमाटर की वैल्यू 200 रुपए पर केजी नहीं होना चाहिए, तो हम 200 रुपए अपने नहीं खोना चाहते। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई डेमोन्स्ट्रेट द क्वांटिटी सोल्ड एट अ स्पेसिफिक प्राइस। कोई भी क्वांटिटीज है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, वो स्पेसिफिक प्राइस पे बेची जा रही है। इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ही जो क्वांटिटी है वो आपकी और आती जाएगी। Producers supply more at a higher price because the higher selling price justifies the higher opportunity cost of each additional unit sold. अब इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हायर प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हायर सेलिंग प्राइस जस्टिफाई कर रही है, किस चीज को जस्टिफाई कर रही है, हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। मतलब कि अगर देखो, पहले क्या था भाई, आपके 100 लोग थे, 100 लोगों ने 1 केजी टमाटर खरीदा। अब उस टाइम पे टमाटर था आपका 50 रुपीज पर केजी। तो भाई कितना आपका टोटल पैसा जनरेट हुआ, 5,000 रुपए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आपके 50 लोग हैं, 50 लोग 1 केजी टमाटर खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइस कितनी हो चुकी है, 200 रुपए पर केजी। लोग पैसा कितना जनरेट हुआ, 10,000, है ना। तो भाई
हायर प्राइस पे चीज सप्लाई की जा रही है, क्योंकि हायर जो सेलिंग प्राइस है वो जस्टिफाई कर रही है कि हर एडिशनल यूनिट जो आपकी बेची जा रही है उसमें उनको फायदा हो रहा है। 5,000 का सीधा फायदा हो रहा है, भले ही लोग कम हो गए हैं, भले ही आपकी क्वांटिटी बराबर है, लेकिन रेट में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो वही उनको फर्क नहीं पड़ रहा। कोई डाउट? सर हम्म। सर सेकंड पॉइंट, हायर द प्राइस हायर क्वांटिटी कैसे हो सकती है सर? क्या? तो ये हाई क्वांटिटी पे प्राइस हाई कैसे होगा सर? प्राइस तो लो होना चाहिए ना, ज्यादा क्वांटिटी है तो मार्केट में प्राइस कम होता है। नहीं 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 नहीं, आप ये देखो ना कि भाई देखो, अगर आपका कोई भी चीज सप्लाई की जा रही है, आपके टमाटर सप्लाई किए जा रहे हैं, है ना, आपके टमाटरों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि टमाटर आपके बेकार जा रहे हैं, कंजप्शन तो हो रहा है, भले ही कम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो भाई इस चीज को एक मोटिव के तौर पे आ जाता है कि भाई हाँ, कंजप्शन हो रहा है, और जब तक कंजप्शन होगा तब तक आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी, है ना, जितना भी है उतना आएगा, भले ही यहाँ पर 100 किलो है, तो भाई सब जगह यहाँ पर 50 किलो भेज दिए, यहाँ 50 किलो भेज दिए, ठीक है, कुछ टाइम बाद 200 रुपए 200 किलो आ गए, तो फिर से 100 100 किलो भेज दिया, क्यों? कंजप्शन बराबर हो रहा है। तो जब कंजप्शन बराबर हो रहा है तो आपकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी, है ना, जहां तक कंजप्शन बढ़ेगा वहां सप्लाई तो हाँ बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। वैसे समझ सकते हैं ना कि मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं इसको ना, हाँ, क्योंकि उनके जब पॉइंट ज्यादा ऑफ, प्राइस होगी तो वो प्रॉफिट के लिए ज्यादा सप्लाई करेगा। ये बिल्कुल आपका सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा जाएगा, है ना, जो सप्लाई कर रहा है, जो यस। उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझ पाएंगे। यस सर। अब नेक्स्ट आता है नेशनल इनकम। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको अच्छे से समझना भाई, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है? किसी भी देश की नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर करते हैं? सम टोटल ऑफ इनकम्स अर्न्ड बाय द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ओवर अ ईयर। ये आपकी सब पूछी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो सम टोटल इनकम का जो किसी भी कंट्री के सिटीजन ने एक गिवन स्पेसिफिक पीरियड पीरियड में कमाया हो। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, तो अप्रैल 2022 से लेके हम मार्च 2023 तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, इसको हम फाइनेंशियल ईयर 2022 काउंट करते हैं। ठीक इस तरीके से इंडस्ट्रीज में नापा जाता है, गवर्नमेंट वगैरह भी हमारी ऐसी ही नापती है। और क्वार्टरली क्या होता है? 4 महीने, आपका क्वार्टर होता है 4 महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई एक क्वार्टर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आपका दूसरा, सॉरी, तीन तीन महीने वाला, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, और जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो भाई जो भी सम है टोटल इनकम का जो सिटीजन्स ने कमाया है एक स्पेसिफिक कंट्री में ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी आता है। इसका क्या मतलब होता है? सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एंड इनकम। प्रोडक्शन को और इनकम को जो मेजर करने के लिए आपके मेथड्स और प्रिंसिपल्स जो बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो भाई वेरियस मेजर्स होते हैं इनको डिटरमाइन करने के नेशनल इनकम को। आपका जीडीपी आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और भी भाई आपके बहुत सारे मेजर्स आते हैं, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। तो भाई हमें ये देखना है कि नेशनल इनकम इज नॉट द सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय ऑल सिटीजन, बट ओनली दोज इनकम्स विच अक्योर ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये मोस्टली आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप जो बाकी चीजों से कमा रहे हैं उन सब चीजों को काउंट नहीं किया जाता, इन्वेस्टिंग से इधर से उधर से, उन सब चीजों को जनरली नहीं कवर किया जाता है, इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस को ज्यादा काउंट किया जाता है। तो भाई नेशनल इनकम अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, ये कौन सी इक्वेशन है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ एन इकोनॉमी और बाकी कंट्रीज। जो इनकम है और जो आपका खर्चा है, इन सबको ये डिटरमाइन करती है। इक्वेशन है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वाई आपकी हो जाती है नेशनल इनकम, सी हो जाता है भाई आपका पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पर्सनल खर्चा हुआ है, क्या आपने कंज्यूम किया है। आई आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी आता है गवर्नमेंट का खर्चा, एक्स आता है नेट एक्सपोर्ट्स, और एम आता है नेट इंपोर्ट्स। कितना आपने बाहर भेजा है, कितना आपने बाहर से मंगाया है, तो भाई उनका जो डिफरेंस है वो भी काउंट इसमें किया जाता है। तो भाई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में फर्दर आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा, वो फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन, माइंस की प्रोडक्शन और जो यूटिलिटीज हमारी कंट्री में होते हैं उनके प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती हैं, तभी इनको क्वार्टरली जनरेट किया जाता है हर 3 महीने में। ठीक है। सो दिस डेटा इज एन इंडिकेटर ऑफ प्राइस इंक्रीजेस और सप्लाई शॉर्टेजेस इन द नियर टर्म, कि भाई आगे आने वाले 2-3 महीने में मूल्य बढ़ने वाले हैं, कीमतें बढ़ने वाली हैं सामान की, या फिर सप्लाई में शॉर्टेज होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि भाई प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रोडक्शन इतना हुआ है तो कंजप्शन इसका इस रेट के हिसाब से चलता है, तो भाई डेफिनेटली इसमें कमी आएगी। ठीक है। तो भाई इसमें पता चलता है कि भाई इकोनॉमी जो है वो ये आपकी थोड़ी ढीली चलने वाली है या फिर थोड़ी तेजी से चलने वाली है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट डेटा। शार्प इंक्रीजेस इन एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक ग्रोथ। लोगों की नौकरियां लग रही हैं तो मतलब इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है। नौकरियां लग रही हैं तो भाई लोग क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो पैसे खर्च करेंगे। एंड पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शंस में बी इमिनेंट इफ सिग्निफिकेंट डिक्रीजेस अकर। फिर आता है सीपीआई, Consumer Price Index. This measures the level of retail price changes and the cost that consumers pay and is the benchmark for measuring inflation. Retail price changes जो डेली की सामान में जो आपकी कीमतों में बढ़ोतरी होती है, मैगी के पैकेट कितना रुपए बढ़ गया, चाय कितनी बढ़ गई, वगैरह वगैरह कितना बढ़ गया, तो उनमें जो चेंजेस आते हैं जिसके लिए हम डायरेक्टली पे करते हैं, इन्हीं को जनरली आपका इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। This report is an important economic indicator and its release can increase volatility in equity, fixed income and forex market. अब इनके ये जो रिपोर्ट्स आती हैं इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फिक्स्ड इनकम है, फॉरेक्स मार्केट्स हैं, इन सब चीजों में बहुत फर्क पड़ता है। और फिर नेक्स्ट आता है जीडीपी, जो हम बहुत बार सुनते हैं। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज जो आपकी प्रोड्यूस हो चुके हैं, कंजप्शन के लिए रेडी हैं, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर, कितने प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी टोटल जो वैल्यू होती है उसको कहा जाता है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू आपकी सारे फिनिश और गुड्स और सर्विसेज की जो किसी देश में एक साल में फाइनेंशियल ईयर में बनाए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए। तो जीडीपी कैलकुलेशन इंक्लूड्स इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन अ कंट्री बट एक्सक्लूड्स इनकम ऑफ दोज पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री। जो फॉरेनर्स यहाँ रह के कमाई कर रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपसे स्टेटमेंट से पूछा जाता है। और जो लोग भाई यहाँ के हैं, जो बाहर रह के कमाई कर रहे हैं, कनाडा, यूएसए, जहां भी है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसमें से हम डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं। आपने क्या किया? आपने एक फ्लैट खरीदा फॉर एग्जाम्पल, या फिर इसको हम ऐसा समझ लेते हैं, आपने एक कार खरीदी। अब जिस मोमेंट से आपने कार को फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख में खरीदा, शोरूम से बाहर आई, 1-2 महीने आपने चलाया, 1 साल आपने चलाया, अब आप उसको बेचना चाहते हैं, तो क्या इसकी प्राइस आपको 10 लाख मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब कोई इसको 8 लाख में खरीदना चाहेगा, कोई 9 में खरीद लेगा, कोई 7 में, कोई 6 लगा देगा इसकी प्राइस, लेकिन 10 लाख में तो नहीं जाएगी। तो भाई इसकी जो वैल्यू है उसमें क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है। आपने 10 लाख में खरीदा था, 10 लाख में 1 साल आपने इसको चलाई, 1 साल चलाने के बाद भी इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, 8 लाख हो गई, और प्लस इसमें हम इन्फ्लेशन को भी मान लें तो 10 लाख की जो वैल्यू आपकी पिछले साल थी, वो वैल्यू इस साल 10 लाख की नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन को अगर हम उसमें से माइनस कर दें तो आपको डिफरेंस समझ में आता है। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर महंगाई आपकी 10% के हिसाब से पर ईयर बढ़ रही है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको पिछले साल अगर 1,000 रुपए मिलते थे और इस साल जो आपको 1,000 रुपए मिलते हैं, दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। इसमें आप 10% अगर आप जोड़ोगे तब जाके इसमें आप 10% जोड़ोगे तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। इसीलिए तो आपके इंटरेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं। तो भाई एनडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो होती है वो निकाली जाती है, तो आपका एनडीपी आता है। और फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी। तो जीएनपी होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो आपके प्रोड्यूस किए गए हैं बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में रेसिडेंट्स जो किसी कंट्री के रहने वाले हैं उन्होंने कैलकुलेट की। ठीक है। तो जीएनपी कैलकुलेट करते हुए इनकम जो फॉरेनर्स की है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता जीडीपी की तरह। लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं इंडिया के, उनको इंक्लूड किया जाता है, उनकी इनकम को, है ना?
तो वैल्यू ऑफ जीएनपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स मतलब इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ कंट्री, और एम इनकम ऑफ द फॉरेनर्स जो आपकी कंट्री में रह रहे। नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी इकोनॉमी में इज द जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग द लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। एनएनपी को हम कैसे काउंट करते हैं? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी की वैल्यू आपने निकाली और उसमें से डिप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के सामने आ जाता है। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ एनएनपी व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन एट द प्रोडक्शन कॉस्ट। जो आपकी गुड्स और सर्विसेज होती हैं कंज्यूमर्स को सप्लाई करने से पहले, कंज्यूमर को मान लो कोई चीज 100 रुपए के हिसाब से दी जा रही है लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 80 रुपए। तो 80 रुपए के हिसाब से इसको नापा जाए, ठीक है? इसको 100 रुपए के हिसाब से नहीं नापा जाएगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है? इसमें 100 रुपए के हिसाब से नापा जाएगा कि कंज्यूमर को कितना प्राइस पड़ रहा है ना? वैल्यू ऑफ एनएनपी एट कंज्यूमर कॉस्ट। यहाँ पर फैक्ट्री ओनर से जो सप्लायर्स है उनके हिसाब से नापा जा रहा है, यहाँ पर 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से नापा जाएगा। तो एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये हो गई आपकी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते हैं आपके, और जो सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। तो आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस सामने निकल के आ जाता है। कोई डाउट? आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, उसमें एक्स मतलब एक्सपोर्ट था, एम मतलब इम्पोर्ट। बट अभी आपने जो जीएनपी वाला फॉर्मूला बताया उसमें एक्स और एम की वैल्यू कुछ और थी, मतलब कुछ और था एक्स और एम। हाँ, तो कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज करती है ना। पूरी मैथ्स में अगर आपका एक एक्स होता है तो वो सेम थोड़ी होता है हर एक क्वेश्चन में। हाँ सर, सही कह रहे हो। अलग अलग जगह चेंज होता है तो अलग अलग हिसाब से लेंगे। अगर हम जीएनपी की बात करें तो एक्स और एम की वैल्यू ये है। अगर हम जीडीपी की बात करें, सॉरी, इसकी बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो वहां वैल्यू अलग होंगी। अब सी की वैल्यू तो भाई फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो यहाँ पर वो सेम नहीं होगी, ठीक है? ओके सर। चलो, फिर आते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या है? डोमेस्टिक इनकम, इनकम जनरेटेड और अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज। एक कंट्री में खुद के रिसोर्सेज के द्वारा, खुद की कंट्री में ही जो भी आपकी इनकम जनरेटेड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, जो भी फैक्ट्रीज आपकी इंडिया में है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उनसे जो इनकम हो रही है उसको हम काउंट करते हैं डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। इसमें जो आपकी फैक्ट्रीज बाहर किसी देश में लगी हुई है उसको काउंट नहीं किया जाए, ठीक है? और फिर आता है प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी सोर्स। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा ब्याज पे दे रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है? और ये सब आपका आता है प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम, टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर। आपको टोटल 10 लाख पर ईयर की अर्निंग हो रही है, इसको कहा जाएगा पर्सनल इनकम। लेकिन कुछ टाइम बाद आप टैक्सेस दे रहे हैं तो आपकी टोटल अर्निंग फॉर एग्जांपल 7 लाख है, ठीक है? तो भाई आपकी जो पर्सनल इनकम है वो 10 लाख को काउंट किया जाएगा, मतलब टैक्सेस वगैरह देने से पहले आपकी जो इनकम है। Disposable income, disposable income or personal income means the actual income which can be spent on consumption by individuals and families। मतलब ऐसी इनकम जो आप एक्चुअली कैश में, इसमें आप कह लीजिए ये कैश वाली इनकम है जिसको आप एक्चुअली स्पेंड कर सकते हैं। रियल इनकम is the national income expressed in terms of a general level of prices of a particular year taken as base। नेशनल इनकम होता है, सॉरी, रियल इनकम होता है नेशनल इनकम को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसे टर्म्स में, लाइक जनरल लेवल है प्राइसेस का किसी पर्टिकुलर ईयर का, उसको हम बेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2022 को हमने बेस ले लिया और हम जो कीमतें हैं प्रोडक्ट्स की उनको हम बेस पे ले रहे हैं कि भाई जो आपका क्या बोलते हैं साबुन है वो आपका 100 रुपए का मिला, ठीक है? तो हमने यहाँ से काउंट कर लिया, तो वो उसके अगले महीने भाई उसका क्या है, कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है, उसके साथ, सॉरी, अगले साल कितना डिफरेंस आ रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है? और नेशनल इनकम जैसे मैंने आपको बताया था is the value of goods and services produced as expressed in terms of money at a current prices। करंट प्राइसेस में भाई जो है वो वैल्यू क्या है। और फिर पर कैपिटा इनकम आती है, तो एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम फॉर दैट ईयर।
अब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जीडीपी की, नॉमिनल और रियल की बात की थी। मैंने कहा था कि भाई इन्फ्लेशन वाला एंगल भी आया था उसमें। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है? देखो, जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस, अभी जो कीमतें हैं उसके हिसाब से अगर हम जीडीपी को मेजर कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस या फिर नॉमिनल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड, अगर जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस इन सम ईयर, इट इज कॉल्ड एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और रियल जीडीपी। अगर हम 2023 की कीमतों के हिसाब से जीडीपी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो भाई वो अलग आएगी। और अगर हमने 2020 को बेस ईयर लिया है, उसके रिस्पेक्ट में हम जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनको काउंट कर रहे हैं कि 2020 में साबुन आपका जो यूज कर रहे हैं 100 रुपए का मिला करता था, अब वो 150 रुपए का हो गया है, तो 50 रुपए का चेंज आया है ना। तो यहाँ पर क्या है, चेंज क्या बोलते हैं, जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस इन सम ईयर। ठीक है, तो ये होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपका होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज एट करंट मार्केट प्राइसेस। करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। और नेशनल डेब्ट, टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट, आपकी सरकार ने कितना उधार लिया है, इसको कहा जाता है नेशनल डेब्ट, जो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है। फिर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो भाई देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत बार आपको टर्म समझ में आएगा, करंट अफेयर्स में भी यूज किया जाता है। इनको नेट एक्सपोर्ट्स भी कहा जाता है, इसको एनएक्स से रेफर किया जाता है। इज द डिफरेंस इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ आउटपुट ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन ईयर में आपने बाहर कितना सामान भेजा, बाहर से कितना सामान आपके पास आया, इनकी जो वैल्यूज में, मॉनेटरी वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगर कंट्री का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है तो मतलब फेवरेबल है, इसको ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। हमने सामान कम मंगाया है लेकिन हमने बाहर ज्यादा भेजा है, हमारा सामान बाहर ज्यादा गया है। लेकिन अगर बैलेंस आप ट्रेड आपका निगेटिव है तो अनफेवरेबल है, मतलब ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, ट्रेड गैप आ चुका है, हमने सामान बाहर कम भेजा है और बाहर से सामान हमारे पास ज्यादा आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो भाई, प्रोमिनेंट पब्लिक मैन लाइक दादा भाई नेहरू जी, एमसी रेनाड, आरजी दत्त, इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेके काफी कुछ लिखा। पहला सिस्टमेटिक वर्क आया 1934 में, जब इंजीनियर एंड स्टेट्समैन एम विश्वेश्वरैया, जिनके नाम पे इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इंडिया में, उन्होंने 10 ईयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में बताया। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में। इसको, इसमें क्या था कि भाई एक नेशनल प्लान बनाना था इंडिया के लिए, लेकिन ये कमेटी सेटअप की गई थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस और चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इसकी जो रिपोर्ट्स है कभी सार्वजनिक उस टाइम पे नहीं की गई थी, बाद में सार्वजनिक हुई थी। फिर आता है बॉम्बे प्लान 1944 में। तो भाई बहुत सारे एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे बॉम्बे के, लाइक सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, मिस्टर जे.आर.डी. टाटा और भी 6-7 लोग थे। उन्होंने एक नया डेवलपमेंट प्लान बनाया कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते हम अपने देश को आगे कैसे ले जाएंगे। तो भाई उन्होंने प्लान बनाया, उसको नाम दिया बॉम्बे प्लान। फिर आता पीपल्स प्लान 1945। तो भाई ये एम.एन. रॉय ने बनाया था। इसको 10 ईयर प्लान था, ये 10 साल का प्लान था, इसको पीपल प्लान कहा गया। ये बॉम्बे प्लान से मेथोडोलॉजी और प्रायोरिटीज में डिफरेंट था। इसका चीफ एम्फेसिस, फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे था। ठीक है, एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज थ्रू कलेक्टिवाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भाई एम एन रॉय तो भाई आपको पता है कम्युनिस्ट थे, तो उनका क्या एम था? उनका यही एम था कि सरकार जो है इंडस्ट्रीज को चलाए और लोगों का कॉमन भला हो, जो कि आइडियल स्टेट में होता है, ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं। फिर आता है गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान श्रीमान नारायण जो थे प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कमर्शियल कॉलेज, उन्होंने बनाया। इसमें इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई कि भाई रूरल डेवलपमेंट किया जाए, जो आपके कपास उद्योग हैं उनको बढ़ाया जाए। फिर आता है सर्वोदय प्लान, ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण 1950 में। ये गांधीयन प्लान से इंस्पायर्ड था और सर्वोदय आइडिया विनोबा भावे का था, उससे इंस्पायर्ड था। इसमें भी एग्रीकल्चर और स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात की गई। अब प्लानिंग कमीशन आता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो इंडिया ने एक पाथ ऑफ डेवलपमेंट चूज किया जिसको सोशलिस्ट पाथ कहा गया और मिक्स्ड इकोनॉमी वाला।
ठीक है। सोशलिस्ट पाथ में आपको बता चुका हूं, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी अभी जो चल रही है, गवर्नमेंट एंटिटीज भी आपकी चल रही है साथ में, और गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, एयरलाइंस में, टेलीफोन, ये आपके बीएसएनएल वगैरह है इन सब में, और प्राइवेट कंपनीज भी चल रही है, तो ये आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो प्लानिंग कमीशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेजोल्यूशन आया था मार्च 1950 में, उसके अंडर में इसको बनाया गया। प्लानिंग कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ऑफ मेकिंग असेसमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ऑगमेंटिंग डेफिशिएंट रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज हमारे पास कम है, प्लान्स बनाना, मोस्ट इफेक्टिव प्लान्स बनाना, एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज, ये इनका काम आगे आने वाले सालों के लिए। तो उन्होंने पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वो निकाली, जिन्हें 5 ईयर प्लान्स कहा गया। तो भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, लॉन्च किया गया 1951 से लेकर 1956 तक। लीडरशिप थी जवाहरलाल नेहरू की। ये हैरो डोमर मॉडल पे बेस्ड था, कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें किए गए थे। मेन फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। प्लान सक्सेसफुल था। ग्रोथ रेट थी 3.6 की, टारगेट था 2.1 का। एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 आईआईटीज देश में सेटअप किए गए। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदला गया, गोरवाला कमेटी की रिकमेंडेशंस के साथ। फिर आता है सेकंड 5 ईयर प्लान, ये आया 1956 से 1961 तक। अगेन लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। पीसी महालनोबिस जो मॉडल था 1953 में बनाया गया था, ये उसके ऊपर बेस्ड था। इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो भाई टारगेट ग्रोथ थी 4.5 की, लेकिन अचीव्ड ग्रोथ रेट थी 4.27 की, मतलब थोड़ा पीछे रह गए। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज किया और इंडिया को पेमेंट क्राइसिस 1957 में झेलना पड़ा। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 तक। अगेन लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इस प्लान को कहा गया गडगिल योजना, क्योंकि उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के डॉक्टर गडगिल, उनके हिसाब से बनाया गया था। मेन टारगेट था इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना। तो भाई एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा स्ट्रेस पुट किया गया, फोकस किया गया, और जो गेहूं है उसके प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। तो इसके जो अर्ली ईयर्स में थे लीडरशिप थी जवाहरलाल नेहरू की, और बाद के जो ईयर्स थे उसमें लीडरशिप थी आपकी क्या बोलते हैं, शास्त्री जी। ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफएसआई 1965 में इसी दौरान एस्टेब्लिश किया गया। इस प्लान के एग्जीक्यूशन के दौरान इंडिया को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। पहला इंडो चाइनीज वॉर 1962 में, और इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965 में। तो ये प्लान आपका फेल हो गया ड्यू टू वॉर्स और ड्राउट। ठीक है। टारगेट ग्रोथ थी 5.6, लेकिन अचीव्ड ग्रोथ थी 2.4। तो आपको पता होगा वीट की जो कमी थी, हमने यूएसए से वीट मंगाया था, तो हमें सब स्टैंडर्ड वीट दिया गया था। तो उसके बाद शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि भाई एक दिन हफ्ते में उपवास कीजिए, अपने आसपास गेहूं वगैरह उगाइए। इस तरह की चीजें हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और फिर इंडिया, वीट की कमी इंडिया में नहीं रही। फिर कुछ आते हैं प्लान हॉलीडेज। तो भाई प्रीवियस प्लान के फेलियर के दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 एनुअल प्लान्स को जनरेट किया, इनको प्लान हॉलीडे कहा गया। 1966 से लेकर 1969 तक आपके एक एक साल वाले प्लान जारी किए गए। मेन रीजन प्लान हॉलीडेज के पीछे ये था, इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ, साइनो इंडिया वॉर हुआ, तो भाई जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया। तो इस प्लान के दौरान क्या हुआ, एनुअल प्लान जो है उनको बनाया गया, और इक्वल प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स को और इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की कि भाई हम अपना सामान क्या है बाहर भेजेंगे, और ज्यादा मात्रा में भेजेंगे। तो द गवर्नमेंट डिक्लेयर डिवोल्यूशन ऑफ द रूपी। फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 से 1974, लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहना है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना। इस टाइम के दौरान मेजर घटना हुई, 14 जो आपके मेजर इंडियन बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हुए। ये मेजर टारगेट्स इस प्लान के, जिसमें जो जबरन नसबंदी वगैरह हुई थी संजय गांधी के द्वारा, वो सब भी काफी ज्यादा हुई इसमें। ठीक है। इमरजेंसी नाम की एक मूवी थी, उसमें देखना। ये प्लान भी फेल हो गया, और 3.3 की ग्रोथ रेट मिली, टारगेट था 5.7। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है 1974 से 1978 तक। फोकस था गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अमेंड किया गया 1975 में। 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1975 में। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। ये प्लान ओवरऑल सक्सेसफुल था, 4.8% की ग्रोथ मिली, टारगेट था 4.4। इसको टर्मिनेट कर दिया गया 1978 में, जब आपकी इमरजेंसी खत्म हुई थी। उसके बाद नई इलेक्टेड जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई के अंडर।
अब इसके बाद आते हैं आपके रोलिंग प्लान। तो भाई फिफ्थ 5 ईयर प्लान को बीच में सस्पेंड कर दिया गया। रोलिंग प्लान स्टार्ट हुए 1978 से लेके 1980 तक। 1980 में कांग्रेस ने रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पावर में दोबारा आ गई थी, और नया सिक्स 5 ईयर प्लान जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो भाई तीन प्लान आपके रोलिंग प्लान के अंडर में आए थे। पहला, फॉर द बजट ऑफ प्रेजेंट ईयर। दूसरा, दिस प्लान वाज फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, 3, 4 और 5 सालों के लिए। और थर्ड था पर्सपेक्टिव प्लान फॉर लॉन्ग टर्म, 10, 15 और 20 सालों। इस प्लान के बहुत सारे एडवांटेजेस थे। टारगेट्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते थे, प्रोजेक्ट्स एलोकेशंस वगैरह को मॉडिफाइड कर सकते थे कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, टारगेट्स आपके हर साल अमेंड किए जा रहे थे। इट वुड बी डिफिकल्ट टू अचीव द टारगेट्स एंड विल रिजल्ट इन डिस्टरबेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। फिर आता है सिक्स 5 ईयर प्लान। 1980 से लेकर 1985 तक लीडरशिप आपकी रही इंदिरा गांधी की 1984 तक। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय एरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। इट वॉज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल। टारगेट था 5.2% का, लेकिन अचीव हुआ 5.7%, तो मतलब इट वॉज अ सक्सेस। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? नाबार्ड का 1982 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेवरमन कमेटी। फिर आता है सेवंथ, 1985 से 1990, लीडरशिप राजीव गांधी की। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना था, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था विद अ फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। पहली बार प्राइवेट सेक्टर जो था उसको प्राथमिकता दी गई पब्लिक सेक्टर के ऊपर। इससे पहले पब्लिक सेक्टर पे ही फोकस किया जाता था समाजवाद वाले मॉडल के अंडर में। तो ग्रोथ रेट थी 5.0, लेकिन हमें अचीव हुई 6.0 का। फिर एनुअल प्लान आए। एट्थ 5 ईयर प्लान नहीं हुआ क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और उस टाइम पे पॉलिटिकल क्राइसिस चला था देश में। ठीक है, काफी इंस्टेबिलिटी थी। तो दो एनुअल प्रोग्राम्स जो है उनको लॉन्च किया गया 1991 के लिए और 1991 और 92 के लिए। फिर आता है एट 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997। ये काफी हिस्टोरिक प्लान था। लीडरशिप थी पीवी नरसिम्हा राव की। इसके साथ साथ उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। तो इस प्लान में टॉप प्रायोरिटी दी गई डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ। इस प्लान के दौरान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया की लॉन्च की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में राव मनमोहन जो मॉडल आया वो आया, एलपीजी कहा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इंडस्ट्रीज को छूट दी गई, अब आप अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर सकते हैं चीजें, लाइसेंस के हिसाब से आपको नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन किया गया, अब जो चीजें हैं बहुत सारे सेक्टर्स खोल दिए गए, प्राइवेट लोग भी उसमें एंटर करके कंपनीज बना सकते थे। और ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंट्रीज को बुलाया गया कि भाई आप आके इन्वेस्ट कीजिए। तो भाई फिर आपके जो मैकडोनल्ड्स हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आई, पेप्सी वगैरह, ये जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं जो उस टाइम पे लोगों के लिए ड्रीम हुआ करता था। जो जीन्स हम पहले एक्सपोर्ट करके मंगाते थे वो अब देश में आराम से इजिली अवेलेबल होने लगा। ठीक है। तो जो चीजें पहले अपर मिडिल क्लास को या फिर हायर क्लास को मिलती थी वो अब नॉर्मल मिडिल क्लास को भी अवेलेबल होने लगी। ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस किया गया। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस किया गया, इस वजह से हम एक आईटी सपोर्ट के तौर पे अभी ऑल ओवर वर्ल्ड आप जानते हो आईटी सॉफ्टवेयर में इंडिया एक लीडर के तौर पे इमर्ज हो गया है। स्टेचुरी स्टेटस दिया गया सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में। कुछ इकोनॉमिक आउटकम्स की बात करें तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में ग्रोथ हुई और ट्रेड में इंप्रूव हुआ। तो हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो आपका धीरे धीरे कम हुआ। ठीक है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो बीच का जो डिफरेंस था वो कम होने लगा। हाई ग्रोथ रेट अचीव हुई इवन दो द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन टोटल इन्वेस्टमेंट है डिक्लाइन। पब्लिक सेक्टर का जो शेयर था वो धीरे धीरे कम होने लगा जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ। ठीक है, 34% कम हो गया, लेकिन फिर भी सक्सेस रहा है। ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट आई 6.8%, टारगेट था 5.6 का। अब इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है आपका 1980s का। Government expenditure began to exceed in revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ने लगा था। ठीक है, रेवेन्यू कम आ रहा था, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा था, इतना ज्यादा मार्जिन बीच में बढ़ गया था कि भाई हम उधार ले लेके भी क्या कर रहे थे, उसको नहीं चला पा रहे। अब जब आपकी फैक्ट्री समाजवाद के मॉडल के हिसाब से चलेंगी, कंज्यूमर्स को डिमांड है भाई स्कूटर्स की, उनको आज चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 2 साल बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज के पास में उसकी परमिशन नहीं है।
आप दिन के या साल के महीने के आप 2 स्कूटर बना रहे हो, डिमांड हो रही है 10 की 15 की, तो भाई इकोनॉमी तो फिर सस्ते में जाएगी आपकी, है ना? तो भाई इसकी वजह से क्या हुआ था कि वो रेवेन्यू तो कम मिल रहा था आपको, और गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा था। गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज थी, आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्री जो बंद हो चुकी हैं, उन पर प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रोडक्शन उनको बढ़ाना है। तो देर वॉज अ शार्प राइज इन द प्राइसेस सर ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स। हाँ जी। लेकिन सर ऐसा लिमिटेशन क्यों लगाया था, मतलब कि ऐसा इतना ही करना है प्रोडक्शन कंपनीज पर सरकार ने? यार ये गवर्नमेंट की थिंकिंग थी, गवर्नमेंट की थिंकिंग थी कि हम ऐसा ही करेंगे। हम समाजवाद वाले हर लग्जरियस चीज को इंडिया में निगेटिव नजरों से देखा जाता है, हर अमीर को निगेटिव नजरों से देखा जाता है। तो ये एक समाजवाद वाला पैटर्न है जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं स्टार्टिंग से, आपने मूवीज में भी देखा होगा, मूवीज में भी मतलब मूवीज वही चीज रिफ्लेक्ट करती है जो हम सोचते हैं। अमीर आदमी है तो बुरा होगा, गरीब आदमी होगा तो सच्चा होगा, चैन की नींद सोएगा, ऐसा वैसा, है ना? अच्छा सर, तो बेसिकली सरकार ये सोच रही थी कि गरीबों के हिसाब से सोच रही थी। गवर्नमेंट गरीबों के हिसाब से सोच रही थी, मतलब कि मैं इसको इस तरह से पोर्ट्रे करूंगा कि गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई वो गरीबों के लिए गरीबी मिटाए, लेकिन ऐसे प्लान से ऐसी चीजों से गरीबी मिटने वाले नहीं थी। गरीबी तब मिटती है भाई आपकी जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जब लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाया जा रिलायंस रिलायंट बनाया जाता है, कि भाई लोग खुद से अपने स्वरोजगार कर सके। देखो मैं बताऊं तो जॉब से कोई भी इकोनॉमी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती जितनी खुद के बिजनेसेस से होती है। आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, हर किसी को अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आपकी इकोनॉमी में कैश का इनफ्लो बढ़ेगा। आपको प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको वो इकोनॉमी में जनरेट करने पड़ेंगे ताकि लोग उनको खरीदें, ताकि आप उनको बेचें। एक भी इंसान जो खाली बैठा हुआ है वो इकोनॉमी पे क्या है, बोझ है। क्यों? क्योंकि वो कंजप्शन कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ठीक है। Yes. तो भाई इंपोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कम हुए, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ने लगे, ज्यादा सामान मंगा रहे थे, बाहर कम भेज पा रहे थे। उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो इस हद तक कम हो गए कि भाई हमारे पास में 2 हफ्तों से ज्यादा का जो पैसा था वो बचा ही नहीं था। सब नो सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट टू इंटरनेशनल लैंडर्स। भाई अगर आप बाहर से सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए से कुछ खरीद रहे हैं, तो वो डॉलर्स में ही आपकी पेमेंट लेते हैं, वो भाई रुपए में पेमेंट नहीं लेंगे, है ना? तो वो डॉलर्स में लेंगे, तो भाई हमारे पास इतना डॉलर्स थे नहीं, हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था कि हम उनको पैसा, हम कुछ भी उनसे खरीद रहे हैं तो भाई उनको हम दे सके। तो भाई टू अवॉइड सर एंड ये मिटिगेट। इकोनॉमिक क्या? सर ये इकोनॉमिक क्राइसिस इमरजेंसी के बाद आई थी, राइट? हाँ, 1980s में। ओके। टू अवॉइड एंड मिटिगेट द क्राइसिस, इंडिया ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच किया, और $7 बिलियन उनको लोन के लिए मिले, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा होना चाहिए एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन। आप अपने प्राइवेट सेक्टर से क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत सारी एरियाज में आपको कम करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन, आपको ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ाने, वो कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। अब आते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन पे जनरली हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हर बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मतलब रेफर्स टू द राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स वगैरह। जो भी हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है वो होता है आपका महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एवरेज प्राइस चेंज को मेजर करता है इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ओवर टाइम। The opposite and rare fall in the price index of the basket of item is called deflation, और जो इसका अपोजिट होता है उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कंट्रीज करेंसी। आप सामान कम खरीद पा रहे हैं, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। आपकी तनख्वाह है फॉर एग्जाम्पल 50,000, है ना? लेकिन चीजों की महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आप 200 केजी का टमाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसके बिना काम चलाएंगे। इस तरीके से बाकी चीजों की भी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। तो भाई क्या होगा, आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। अलग अलग तरह के इन्फ्लेशन आती है, आपको समझना जरूरी है। पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आता है?
व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी बिकम्स मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई आपकी कम है। हाई डिमांड, लो प्रोडक्शन। सप्लाई क्यों कम है? क्योंकि चीजों का प्रोडक्शन कम हो रहा है। और सप्लाई ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज क्रिएट अ डिमांड सप्लाई गैप। तो भाई डिमांड और सप्लाई का गैप आपका बन गया है, जिसकी वजह से चीजों की कीमतों में कीमतें बढ़ जाती हैं और कंजप्शन भी आपका बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विच अंडर वैल्यूज रुपीज, आपके एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ चुके हैं, आपकी रुपी की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। ऑल्सो द एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन एज मनी लूज इट्स परचेसिंग पावर। अब देखो इसको आप इस तरीके से समझ लो कि आप कैंटीन में गए, कैंटीन में 10 बच्चे गए और 10 ही समोसे हैं। 10 बच्चों के पास में 10 रुपए हैं, सबके पास में 10-10 रुपए हैं। उन्होंने कहा मुझे समोसे चाहिए। नहीं, फॉर एग्जाम्पल समोसे हैं आपके 5, सबने कहा हमें समोसे चाहिए, सब लोग 10 रुपए देने को तैयार हैं। कैंटीन वाला बोल रहा है कि भाई समोसे तो 5 ही हैं, इन 10 लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए? तो उसने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, समोसे का जो दाम है वो मैंने कर दिया है 10, या फिर हो सकता है समोसे का दाम उसने कर दिया 20। तो 10 बच्चों में से हो सकता है 5 बच्चे ऐसे हों जिनके पास 20 रुपए हैं। तो वो लोग क्या कर लेंगे, इसको खरीद लेंगे। उनकी परचेसिंग पावर क्या है, बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो समोसा है उसका दाम क्या हो गया, आपका 5 से 20 चला गया। ठीक है, तो ये बाकी के जो 5 लोग बचे उनकी परचेसिंग पावर कम है, उनके पास 20 रुपए नहीं है, तो उसको नहीं खरीद पाए। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो उसको ज्यादा स्पेंड करेगा, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड में क्या है, सप्लाई में डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। इस ये होता है भाई आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे होते हैं लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल वगैरह, इनकी शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, और आर्टिफिशियल स्कैसिटी भी इसकी बनाई जाती है, सामान की जमाखोरी की जाती है। ब्लैक मार्केटिंग आप समझते होंगे ना, सामान को क्या कर लिया जाता है, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल जून है, जून में आपके जो छाते हैं, छातों की बिक्री बहुत ज्यादा होने वाली है फॉर एग्जांपल, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो है उसको मई में खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या किया, मई में उस चीज को स्टोर कर लिया। आप छाते नहीं बेच रहे हैं, आपने अपने इस दुकान में स्टोर कर लिया, और फिर जून में जैसे बारिश स्टार्ट हुई वैसे आपने छाते सामने दुकान पे जाके रख दिए, और पहले उनकी प्राइस थी 100 रुपए, अब आपने कर दिया 150। तो ये होती है होर्डिंग, आपने आर्टिफिशियल स्कैरसिटी उसकी जो है डेवलप कर दी। फिर आता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जब आरबीआई प्रिंटिंग ऑफ मोर मनी रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन, जब आरबीआई ज्यादा पैसे छापती है, मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है, तो इस टाइप का इन्फ्लेशन हो जाता है। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, जब आपके कार्टेल्स, मोनोपोलिस्ट, ऑलिगोपोलिस्ट, मतलब क्या करते हैं, कुछ संगठन होते हैं जो स्पेसिफिक चीजों पर कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सीमेंट है, सीमेंट पे इन लोगों ने क्या किया है, कंट्रोल किया है कि भाई कुछ कंपनीज हैं वही इसको प्रोडक्शन को डिटरमाइन करें कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, है ना, तो इसको माफिया भी कह सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, जानबूझ की कुछ सप्लाई है, प्रोडक्शन है, उसको उन्होंने कट डाउन कर दिया और प्राइसेस को बढ़ा दी। ठीक है, तो ये इसका मोटिव वही रहता है, प्रॉफिट। तो जैसे ओपेक है, ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर दिया। अब भाई ऑयल तो सबको चाहिए, तो उसके फिर बाद में इसको रिलीज करते हैं जब उसके दाम बढ़ा देते हैं। स्टैगफ्लेशन होता है, परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ रिजल्टिंग इन स्टैग्नेंट एम्प्लॉय इकोनॉमी। हाई इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसके साथ अब बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और ग्रोथ कम है, तो आपकी इकोनॉमी क्या है, स्टैग्नेंट है, मतलब जम गई है, आगे नहीं बढ़ रही। फिर आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन लिंक्ड टू द प्राइस वेज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वर्कर्स डिमांड करेंगे कि भाई हमें ज्यादा पैसे चाहिए, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ गई है। फर्म्स पासिंग दिस हायर लेबर कॉस्ट ऑन टू देयर कस्टमर्स, फर्म्स क्या करेंगी, वो भाई साबुन अगर आपका 100 रुपए का था तो उसको 150 का कर देंगी, कि भाई हमें तो अपना प्रॉफिट उतना ही रखना है ना। तो भाई इसकी वजह से क्या होगा और ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। इस मजदूर को पहले 10,000 मिलते थे, तो अब उसको 15 तो हजार मिल रहे हैं, लेकिन वही साबुन उसको क्या करना पड़ रहा है, अब 100 की जगह 150 में खरीदना पड़ रहा है। फिर आता है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, वॉर के दौरान गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स लगा देती है, रैशनिंग कर देती है। एक इंसान क्या करेगा, प्राइस कंट्रोल लगा दिए और रैशनिंग कर दी कि आप एक महीने में 10 केजी आटा ही खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो है आपका वो वॉर एफर्ट्स के लिए लगा हुआ है, एम्यूनेशन और बाकी चीजों को बिल्ड करने के लिए लगा हुआ है, जनता आपकी उस तरफ कंसेंट्रेटेड है। तो प्राइस को चेक करने के लिए कि प्राइसेस इतनी ही रहनी चाहिए। बट द मोमेंट सच कंट्रोल्स आर विड्रॉन, लेकिन जैसे ही कंट्रोल हटाए जाएंगे प्राइसेस आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेडर्स अपने जो प्रीवियस लॉसेस हैं उनको कवर करना चाहेंगे। इसको कहा जाता है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है, इट इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी, यूजुअली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या डब्ल्यूपीआई के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। स्क्यूफ्लेशन आता है,
टर्म टू डिनोट एपिसोडिक प्राइस राइज इन वन स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। इसमें क्या होता है कि बाकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी प्राइस सेम रहती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे कि टमाटर हो गया, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, प्राइस आपका अप एंड डाउन हो रहा है। पल्स, टोमेटो, ऑनियन इन्फ्लेशन जैसा इंडिया में आता है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, कंट्री डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स हैज इट प्राइस राइजिंग ड्यू टू एक्सचेंज रेट। कंट्री क्या है, बाहर से जो सामान मंगा रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सचेंज रेट इसकी वजह से बढ़ चुकी है। फिर आता है रिफ्लेशन। इट इज अ फिस्कल और मॉनेटरी स्ट्रेटजी एम्ड एट इंक्रीजिंग आउटपुट। आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग एक्सपेंडिचर और इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। इकोनॉमी को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, पैसे ज्यादा डालने हैं मार्केट में, ठीक है, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के इम्पैक्ट को कम करना है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, आउटपुट बढ़ाया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है आप क्या करिए और ज्यादा पैसा खर्च कीजिए। जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो इकोनॉमी चलती है आपकी, ठीक है। तो इट टिपिकली हैपेंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फॉर और अ रिसेशन, जैसा कोविड की लॉकडाउन के बाद हुआ था, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो रेफर टू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन। फिर आता है गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, वेरी हाई लेवल, जैसा जर्मनी में हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद, जैसा वेनेजुएला वगैरह में हुआ था, ड्यू टू द मॉनेटाइज डेफिसिट। तो मॉडर्न डे वेनेजुएला, जिम्बाब्वे में मिस्ड गवर्नेंस जो रूलिंग पार्टीज की रही है, इसकी वजह से इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है, एसेंशियल कमोडिटीज लोगों को नहीं मिल पाती, पैसे की वैल्यू इतनी कम हो जाती है, नई करेंसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती। आपने देखा होगा, अगर आप जर्मनी को अगर अपने वर्ल्ड वॉर वन के बाद में देखा होगा, तो लोग बैगों में भर के पैसे ले जा रहे थे और उनको सिर्फ उसके बाद बदले में ब्रेड मिल पा रही थी, इतनी पैसे की वैल्यू कम हो जाती। कोर इन्फ्लेशन refers to the changes in the prices of products and services excluding those in the food and energy sectors। फूड और एनर्जी सेक्टर्स की चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है, बाकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को काउंट किया जाता है, उनकी प्राइसेस में कितना बदलाव आ रहा है। दीज आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लेशन सिंस देयर प्राइसेस आर अनप्रेडिक्टेबल। कोई समस्या? सर ये जो आपने अभी बताया कि मतलब बैगों में पैसे भर के ले जा रहे हैं, मतलब वैल्यू कम कैसे हो जाती है, समझ नहीं आया। आपका इन्फ्लेशन, आप ये समझ लीजिए, आपका इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ गया है, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल्स बहुत ज्यादा है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद में क्या हुआ, जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल किए गए, उसकी मिलिट्री कम कर दी गई, एरियाज आपस में बांट लिए गए, फलाना ढमाका बहुत सारी चीजें हुई, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। अब आप खुद समझिए कि अगर मान लीजिए आपके स्मार्टफोन्स हैं, देश में उनका प्रोडक्शन हो रहा है, काफी कम कर दिया गया है, पहले बहुत ज्यादा होता था, पहले 15,000 रुपए ले जाके एक स्मार्टफोन खरीद सकते थे, लेकिन उनका प्रोडक्शन इस तरह से कम है कि भाई अब एक स्मार्टफोन की जो वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए होती है। आप 2.5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं और उस स्मार्टफोन को खरीद पा रहे हैं। प्रोडक्ट वही है लेकिन उसकी प्राइस में इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि भाई आपको 2.5 लाख रुपए ले जाके उसको खरीदना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो बिकॉज पैसे ऑफ की वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा और डाल रही है, पैसा और प्रिंट कर रही है और डाल रही है मार्केट में। तो भाई जितना ज्यादा पैसा आता जाएगा उस, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई हम ज्यादा पैसा क्यों नहीं छाप लेते, है ना, गरीबों में बांट दो, तो उससे क्या होगा, सबके पास में पैसा होगा, सब दुकानों पे पहुंचेंगी, जो चीज 10 रुपए की बिक रही थी वो 100 रुपए की बिकेगी। पैसा सबके पास में है, सब ज्यादा पैसा देते जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट वही है। समझे? यस सर। चलिए, ये हुआ था ना। अब आता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो एडब्ल्यू फिलिप्स ने डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जितना कम आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा उतना ही रेट होगा इन्फ्लेशन का ज्यादा, वाइस वर्सा। मतलब देखो, अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो भाई उसके लिए महंगाई भी ज्यादा होगी, है ना। तो ये सेम चीज है, आप पैसे कमाएंगे तो आप खर्च भी करेंगे, तो इकोनॉमी आपकी बूस्ट करेगी, महंगाई आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। फिर आते हैं इंडिकेटर्स टू मेजर इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन को दो मेन इंडाइसेस से मेजर किया जाता है, डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके क्या करता है, होलसेल और रिटेल लेवल प्राइसेस को चेंजेस को, सॉरी, कंज्यूमर डब्ल्यूपीआई आपका होलसेल प्राइसेस को देखता है और सीपीआई आपका रिटेल लेवल प्राइसेस को मेजर करता है। सीपीआई कैलकुलेट करता है डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि जो इंडियन कंज्यूमर्स यूज के लिए खरीदते हैं। जबकि गुड्स और सर्विसेज जो बिजनेसेस के द्वारा बेची जा रही हैं टू स्मॉलर बिजनेसेस,
जो उनको आगे फर्दर बेच रहे हैं, वो डब्ल्यूपीआई के द्वारा कैप्चर किया जाता है। इंडिया में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों यूज किए जाते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर में डब्ल्यूपीआई पे फोकस ज्यादा बढ़ा है। अब इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी यूनिट डिक्रीजेस एज द कमोडिटीज एंड सर्विसेज गेट डियरर। इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपकी इंपैक्ट होती है। इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपकी हायर हो जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में डिएसिलरेशन आता है। अगर सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हमें चाहिए होता है, ताकि जो खर्चा है वो होता रहे, लोग पैसों को इकट्ठा ना करें। पैसा अगर लोग इकट्ठा करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा, है ना? इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा तो भाई क्या होगा, इकोनॉमी आपकी धीमी पड़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा मेजर किया जाता है, विच इज इन चार्ज ऑफ एडॉप्टिंग मेजर्स टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इन्फ्लेशन को मेजर करती है। आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, बहुत सारी टूल्स रिलीज करती है जिसके द्वारा मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल किया जाता है। कब कितना पैसा होना चाहिए मार्केट में, ये आरबीआई डिटरमाइन करती है। जैसे आपने देखा होगा अभी 2000 के नोट जो थे वो बैन किए गए, उनको लिया गया, तो ये सब आरबीआई का काम है। अब आते सर हैं एक कमर्शियल क्वेश्चन बैंक। है, क्या? एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि मतलब अभी सब लोग ऐसे मतलब कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ गई है, एक्चुअली बढ़ गई है थोड़ी सी। तो उससे मतलब अगर अभी मतलब जैसे इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो वो तो अच्छा है ना, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है, तभी तो महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल, मैं तो ये तो मानता हूँ ना। आप क्या बोलते हैं, आपकी परचेजिंग पावर पहले कम थी। मेरे पापा ने जब हाँ, सर्विस स्टार्ट की तो उनकी तनख्वाह मेरे ख्याल से कुछ ऐसी थी, 5-6 हजार समथिंग थी 1980s के लास्ट में। ऐसा कुछ मुझे जहां तक याद है, 5-6 हजार ऐसा समथिंग कुछ उनकी, या फिर ऐसी कुछ थी, मतलब उससे भी कम थी शायद उनकी जो पेमेंट एक नॉर्मल रिक्रूट की, है ना? फिर उसके बाद में हाँ, आपके अलग अलग वेतन आयोग आए और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ गई। तो उस टाइम पे कम थी तो परचेसिंग पावर कम थी, बाद में बढ़ गई तो परचेसिंग पावर बढ़ गई। तो लोग इसको नेगेटिव टर्म में हमेशा नेगेटिव, देखो मैं इतना क्या बोलते हैं नेगेटिव नहीं हूँ। मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखता हूँ। मैं इस चीज को नहीं बोलता कि भाई महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ेगी तो आपकी परचेसिंग पावर भी तो बढ़ गई भाई, आपके पैसा भी तो बढ़ गया, आपकी तनख्वाहें भी तो बढ़ रही हैं। आप उस चीज को क्यों नहीं देखते, है ना? सो दैट इज द थिंग। यस सर। चलिए, अब आते हैं कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में। कमर्शियल बैंक्स को हम डिवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मेजोरिटी जो स्टेक रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। आफ्टर द रिसेंट एमलगेशन ऑफ स्मॉलर बैंक्स विद लार्जर बैंक्स, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक आपके इंडिया में है। बैंकिंग सिस्टम को डिफाइन किया गया है बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949 के हिसाब से। तो सबसे मेजर आपका आरबीआई आता है, फिर शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड बैंक्स आते हैं। अनशेड्यूल्ड बैंक्स आपको बताऊंगा, और कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं आपके शेड्यूल्ड बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही आपके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर में आरबीआई, एसबीआई वगैरह आ गया, बाकी नेशनलाइज बैंक्स आ गए जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए। तो कमर्शियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? ये वो बैंक होते हैं जो सेकंड शेड्यूल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में मेंशन्ड है। द बैंक्स पेड अप कैपिटल एंड रेज फंड मस्ट बी एटलीस्ट ₹5 लाख टू क्वालिफाई एज अ शेड्यूल बैंक। इनके पास में क्या है, तकरीबन 5 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, तो भाई इनको हम शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में रखते हैं। शेड्यूल बैंक्स आर लायबल फॉर लो इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लो इंटरेस्ट लोन, कम ब्याज दरों पर इनको लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। दे मस्ट हाउएवर मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि एक एवरेज डेली सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बैलेंस उनको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, जिसकी रेट सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा सेट की जाती है। आरबीआई शेड्यूल बैंक्स को क्या करता है, लोगों को उधार देने के लिए और बाकी किसी एंटिटी से पैसे उधार लेने के लिए अलाउ करता है। बैंक रेट्स, ऑल कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज्ड, इंटरनेशनल, कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक सब आपके शेड्यूल बैंक्स के अंडर में आते हैं। फिर शेड्यूल बैंक के 4 ग्रुप हो जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसको हम नेशनलाइज्ड बैंक्स बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक्स वगैरह सब इसके अंडर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डिवाइडेड इनटू ओल्ड प्राइवेट सेक्टर एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो आपके 1991 के बाद। फिर आपके कुछ फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आ जाते हैं। दे ऑपरेट एक्सक्लूसिवली इन रूरल एरियाज। ठीक है, जो आपके उधार देते हैं फैसिलिटीज के लिए, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको,
ठीक है, एग्रीकल्चर वर्कर्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। और फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं? दैट आर प्रेजेंट इन द कंट्री ईदर थ्रू फुल ब्रांच और सब्सिडरी प्रेजेंस, या तो उनकी कोई स्पेसिफिक ब्रांच होती है या फिर वो किसी और कंपनी के थ्रू काम कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के थ्रू। तो एक्सेप्ट फॉर फॉरेन बैंक्स, आपके जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ये इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं। फिर आते हैं नॉन शेड्यूल। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स डेफिनेशन के हिसाब से आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आते। इनको सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में मेंशन नहीं किया गया है। देयरफॉर डीम्ड इनकेपेबल ऑफ सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। जो पैसा आपने जमा किया है इनके पास में, जरूरी नहीं है कि वो सुरक्षित रह पाए। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं उनको भी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, बट नॉट विद रिजर्व बैंक्स बट विद देमसेल्फ, खुद के लिए उनको करना पड़ता है। ठीक है, जनरली इनका साइज काफी कम होता है, इन्फ्लुएंस भी इनको काफी कम होता है, और इनके साथ में बिजनेस करना काफी रिस्की होता है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती है। सो द रिजर्व कैपिटल ऑफ दिस बैंक इज लेस देन 5 लाख रुपीज। अब शेड्यूल बैंक्स में फर्दर डाइव करते हैं कमर्शियल बैंक्स की तरफ। एनी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन that deals with the deposits and loans of businesses is referred as the commercial bank। ठीक है, कमर्शियल बैंक आपके बैंक चेक इशू करते हैं, ड्राफ्ट इशू करते हैं, जो डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, आप पैसा जमा कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट के थ्रू कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, एक तरह से मनी लेंडर्स का काम भी करते हैं। कमर्शियल बैंक अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, चेकिंग, सेविंग, टाइम डिपॉजिट वगैरह, चालू खाता, बचत खाता वगैरह। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट के लिए चलते हैं एंड ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कमर्शियल बैंक को फर्दर हम डिवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये वो होते हैं जिनमें मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक वगैरह जितने भी नेशनलाइज बैंक इसके अंडर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनका जो मेजोरिटी रहता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा हेल्ड किया जाता है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन एलएलसी के अंडर में इनको सेटअप किया जाता है। आईसीसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी की कैटेगरी में आते हैं। आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, इनको ऑर्डिनेंस आया था सितंबर 26 1975 में, आरआरबी एक्ट 1976, इनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स। तो आरआरबीज उन्हीं एरियाज में ऑपरेट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए डिजिग्नेट किए हैं, जिसमें जनरली आपकी एक या एक से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वो कवर की जाती है। जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, अलग अलग इनका इसमें स्टेक होता है। इसको रिलेशन में मैं क्वेश्चन भी आपको कर रहा हूँ। फॉरेन बैंक्स, तो भाई इनका रजिस्ट्रेशन और हेडक्वार्टर्स किसी और कंट्री में होते हैं, ब्रांचेस हमारी कंट्री में होती हैं। फॉरेन बैंक जैसे एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वगैरह। फिर आते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफबी is the private financial institution that primarily undertake basic banking activities जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एंड लैंडिंग टू अनसर्व्ड सेगमेंट। छोटी छोटी बिजनेस यूनिट्स होती हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज होती हैं। इनको ये लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। इनके पास कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स की होती है। फिर आते हैं पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक क्या होता है, इज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बैंक दैट परफॉर्म्स ओनली द लिमिटेड बैंकिंग फंक्शन, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 इनको प्रोवाइड की। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पैसे जमा कर सकते हैं, पेमेंट्स एंड रेमिटेंस सर्विसेज, पैसा भेज सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट की तरह काम करते हैं दूसरे बैंक्स के लिए। ठीक है, दे आर इनिशियली परमिटेड टू कलेक्ट डिपॉजिट्स ऑफ अप टू ₹1 लाख पर इंडिविजुअल। ये मनी ट्रांसफर्स में हेल्प करते हैं, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स को भी बेचते हैं, और इसके साथ साथ ये एटीएम डेबिट कार्ड्स को इश्यू कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को इश्यू नहीं कर सकते। इनको सब्सिडरीज स्टेब्लिश करने की परमिशन नहीं होती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, मोर इंपोर्टेंटली लैंडिंग एक्टिविटीज यानी कि पैसा आप उधार नहीं दे सकते, ऐसा इनको इंस्ट्रक्शंस रहती है। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक आपकी वो फाइनेंशियल एंटिटी होती है दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर, जो कि इसके कस्टमर्स भी होते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स आपके उन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास सेम लोकल या प्रोफेशनल कम्युनिटी होती है, सेम कॉमन इंटरेस्ट होता है। ये वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने मेंबर्स को, जैसे कि लोन्स, डिपॉजिट्स, बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। लोग क्या है, आपके 100 लोग इकट्ठे आए, सबने 1-1 लाख रुपए डाला, है ना, 1 लाख रुपए डाला। अब उसके बाद में 10 लोग आपके आते हैं, उनको उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ना है, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो भाई इनके पास 1 करोड़ रुपए है। अब इन 10 लोगों ने क्या कहा, इन 10 लोगों ने कहा कि भाई हम लोग क्या है, हमें फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए चाहिए। तो भाई आपके 5 लाख के समथिंग रुपए हो गए ना शायद, हाँ, 5 लाख के समथिंग आपके रुपए हो गए जो इस बैंक से निकाले गए।
5 लाख इन लोगों ने दिए, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ उन्होंने वापस उसको पे कर दिया। ठीक है, तो आपस में इन्होंने पैसों को इकट्ठा किया और आपस में एक दूसरे को देते हैं। इनको फर्दर डिवाइड करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर आते हैं एनएफएफआई, एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो भाई नहीं, एनएफबीसी बोलेंगे इनको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनएफबीसी जो है आपकी कंपनीज एक्ट 1957 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। जो आपकी एनबीएफसी होती है, ये इसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, लेकिन नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ बैंक विद अ फुल बैंकिंग लाइसेंस। एनबीएफसीज आपके बैंक्स नहीं होते, लेकिन उनकी एक्टिविटीज में पैसा उधार देना और लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड कराना, क्रेडिट फैसिलिटीज, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह, ट्रेडिंग इन मनी मार्केट, मैनेजिंग स्टॉक पोर्टफोलियोज, मनी ट्रांसफर्स वगैरह, ये सब होते हैं। तो भाई इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं आपकी कोटक महिंद्रा फाइनेंस, एसबीआई फैक्टर, सुंदरम फाइनेंस और आईसीआईसीआई वेंचर्स। फिर आता है नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड कंट्री की प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसको बनाया गया था बाय कंबाइनिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल एंड इंटायर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आती है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, established in 1990 by the Act of the Indian Parliament, serves as the primary financial institution for the promotion, financing and development of the micro, small and medium enterprises। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। और फिर आता मुद्रा बैंक, तो ये है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग टू द कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज और कोऑपरेटिव बैंक्स को माइक्रो यूनिट लोन्स देने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मुद्रा टेक्स अ क्रेडिट प्लस अप्रोच, जिसका मतलब है कि इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एड्रेसिंग स्किल गैप, इंफॉर्मेशन गैप्स वगैरह, ये सब भी इनका काम रहता है। मुद्रा जो है वो आपकी फुली ओन्ड है सिडबी के द्वारा। सिडबी इसको ओन करता है। सिडबी इसको 100% कैपिटल प्रोवाइड कराता है, कंट्रीब्यूट करता है। मुद्रा की जो ऑथोराइज कैपिटल है करंटली जनवरी 2022 के हिसाब से, वो है 1000 करोड़ की, और पेड अप कैपिटल है 750 करोड़ की, फुली सब्सक्राइब्ड बाय सिडबी। और फिर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपके वो लोन्स होते हैं और एरियर्स होते हैं जो बैंक ने आपको पैसा दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आपको पैसा दिया है और 90 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, उसको वो पैसा वापस नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ईएमआई जानी है इस डेट को, लेकिन 90 डेज तक आपने ईएमआई नहीं दी है, मतलब आप एनपीए की कैटेगरी में आ गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपको बैंक ने पैसा दिया है लेकिन अब आप एसेट नहीं रहे हैं, आप बैंक के लिए इंटरेस्ट तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन आप पैसा वापस नहीं कर रहे। सिंपलर टर्म में, एनी एसेट दैट ceases to provide return to its investor for an extended period of time is referred to as non performing assets, यानी कि एनपीए। फिर आता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट टू बी ऑपरेटेड और ओन्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो भी कंपनी है आपकी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। इंडिया में बैंक्स आपके प्रीवियसली फंक्शन कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, उनको ट्रांसफर किया गया पब्लिक सेक्टर में बाय द एक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, और नेशनलाइज्ड बैंक्स आपके एग्जिस्टेंस में आए। गवर्नमेंट ने बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969 के हिसाब से उस टाइम के जो 14 बड़े लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स थे उनको 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज किया। ठीक है, दीज लैंडर्स हेल्ड ओवर 80% ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन द कंट्री। तकरीबन देश का 80% पैसा इन 14 बैंक्स में डिपॉजिटेड था। फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग बिल को पास किया और प्रेसिडेंट अप्रूवल उनको मिला 9 अगस्त 1969। जिन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया वो थे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट बैंक, आंध्रा बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम टोटल हिस्ट्री में जाएं बैंकिंग इन इंडिया में,
तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स आपके चार्टर्स एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किए, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स जो हैं उनको आपस में मिलाया गया और इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1955 में जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया और इसका नाम किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई आपका ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है अमंग द बैंक्स दैट एग्जिस्ट टुडे। अब इंडिया का जो ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक और इसको इंडिया का ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहा जाता है। 1865 में इसको बनाया गया था। एक ऐसा बैंक जिसके मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं उसको जॉइंट स्टॉक बैंक कहा जाता है। नाउ द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज बाय इंडियंस वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। लाहौर में 1895 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। ये लार्जेस्ट बैंक्स ऑफ इंडिया में आता है। लेकिन जो फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक था जो टोटली ओन्ड और मैनेज था इंडियंस के द्वारा वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको 1911 में एस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक कहा गया। इसके फाउंडर थे सर सोराबजी पोचखानावाला, ठीक है, और इसके चेयरमैन थे फर्स्ट सर फिरोज शाह मेहता। तो बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया जो उन्होंने लंदन में 1946 में खोली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस थे वो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए। अब आरबीआई ने अपना ऑपरेशन अप्रैल 1 1935 से स्टार्ट किया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से। तो ये उस टाइम पे स्टैट्यूटरी बॉडी थी। सिमिलरली एसबीआई भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी थी और उसको लीगलिटी मिली थी एसबीआई एक्ट 1955 से। बट आरबीआई डिड नॉट स्टार्ट एज अ गवर्नमेंट ओन बैंक, बस एज अ प्राइवेटली हेल्ड बैंक। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 निकाला और आरबीआई की जो ओनरशिप थी प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास में थी उनको कंपेंसेशन देके अपने पास रख ली। तो नेशनलाइजेशन आरबीआई का हुआ 1949 में और जनवरी 1 1949 से आरबीआई ने गवर्नमेंट ओन बैंक के तौर पे काम करना स्टार्ट किया। आरबीआई सुप्रीम मॉनेटरी और बैंकिंग अथॉरिटी है कंट्री में, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसको रिजर्व बैंक कहा जाता है क्योंकि ये सारे कमर्शियल बैंक का रिजर्व अपने पास में रखती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। ये एक्ट बाद में आपका बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1949 कर दिया। फर्दर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1965 ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और ज्यादा पावर्स दी। गवर्नर ऑफ जो आरबीआई हैं उनको फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी जो होती है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं उनके प्रपोजल के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। बैंक ऑफ इश्यू कहा जाता है, मतलब इशूइंग मनी इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ आरबीआई और कोई बैंक इश्यू नहीं कर सकती। ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। ₹1 के नोट और जो कॉइन होते हैं वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और के द्वारा इशू किए जाते हैं लेकिन सर्कुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कस्टडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज जो होता है कंट्री में आता है उसको मेंटेन करता है। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट को है उसको मेंटेन करना उसको स्टेबल करना इनका काम है। बैंक एंड डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट ये बैंकर की तरह काम करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ठीक है। आरबीआई आपकी बैंकर नहीं है सिक्किम और जम्मू कश्मीर के लिए लेकिन उनका जो पब्लिक डेप्ट है वो मैनेज करती है। ये गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रखती है और गवर्नमेंट्स को लैंड भी करती है। आरबीआई कैरीज आउट लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑपरेशंस बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो लैंडिंग और बोरोइंग होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके ही जनरेट करती है। बैंकर टू बैंक बैंकर ऑफ ऑल द बैंक सारे बैंक्स का कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर अपने पास रखती है। तो भाई अब सीआरआर और एसएलआर क्या है? सीआरआर इज द एक्सक्यूज मी सर्टेन। हाँ जी बोलिए। सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसको मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? सर बॉन्ड्स होते हैं ना, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए वो। नहीं नहीं, हाँ मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड तो होते हैं, ये मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो पब्लिक स्पेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, मतलब जनरली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो होता है वो पे करना होता है, इनको कूपन पेमेंट वगैरह कहते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट पे इनसे पैसा जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो इनको ही बेसिकली हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंटल बॉडीज के द्वारा क्या होता है आपको ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको ट्रेजरी बिल्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, नोट्स वगैरह आते हैं, ये सब इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं।
ठीक है, इनको हम जनरली इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। इनमें काफी रिस्क काफी लो होता है और आपको जो है पैसा यानी कि रिटर्न इस स्पेसिफिक अमाउंट में मिलता है। मतलब कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं आप कई कंपनीज वगैरह पे जो भी है खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा जनरेट होता जाएगा, आपको मिलता जाएगा, इसमें रिस्क नहीं होता। अगर आप स्टॉक मार्केट में या बाकी जगह पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर काफी रिस्क रहता है ना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, ऐसी चीजें हो गई, वहां पर आपको गारंटेड क्या होता है, गारंटेड आपको रिटर्न्स वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गारंटेड रिटर्न्स स्पेसिफिक परसेंटेज के जनरली मिलते हैं। ठीक है, ओके सर। और सर ठीक है। ट्रेजरी बिल? नेक्स्ट इज सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या रहता है, सर्टेन परसेंटेज जो आरबीआई ने फिक्स की है ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया नीड टू बी केप्ट विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। सर्टेन परसेंटेज का जो पैसा है शेड्यूल्ड बैंक जो इंडिया में है उनको डिमांड डिपॉजिट्स या नेट टाइम के हिसाब से आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा कैश में। सीआरआर एम टू हैव कंट्रोल ओवर बैंक्स क्रेडिट। सीआरआर से बैंक के क्रेडिट को कितना पैसा वो दे सकते हैं उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर आता है एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो शेड्यूल्ड बैंक्स को कुछ सर्टेन परसेंटेज जो रहता है जो आरबीआई की द्वारा फिक्स होती है वो अपने साथ भी रखना पड़ता है, आरबीआई के तौर पे नहीं। ठीक है, लिक्विड एसेट्स यानी कि कैश, गोल्ड और सिलेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे। इससे क्या होता है कि भाई लोग जैसे कई बार अफवाहें फैल जाती है ना कि भाई फलानी बैंक का पैसा खत्म होने वाला है, लोगों की लाइन लग जाती है, लेकिन बैंक के पास में स्पेसिफिक पैसा होता है। अब बैंक क्या करता है, बैंक मतलब कि आपने डिपॉजिट किया बैंक को पैसा, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, अब बैंक ने क्या किया, कोई दूसरा बंदा मांगने के लिए आया, बैंक ने उसको वो 1 लाख रुपए क्या है दे दिए, लोन के तौर पे दे दिए, है ना। इसी तरीके से लोग डिपॉजिट करते जाते हैं और बैंक उस पैसे को सर्कुलेट करता रहता है, इंटरेस्ट आता है वो बैंक के पास में आता रहता है और बाकी एक स्पेसिफिक एसएलआर वो मेंशन करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 लाख उन्होंने अपने पास मेंटेन कर लिया, अब लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लोग एकदम से 15 लोग आके भाई हमें 1 1 लाख रुपए निकालने हैं, लेकिन बैंक की लिमिटेशन 10 लाख है, तो उसको फिर टाइम लगेगा, फिर वो आरबीआई से अपना पैसा मंगाएगा। ठीक है, फिर आता है बैंक रेट। सो द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टू इट्स क्लाइंट। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव बैंक सब आ जाते हैं। नेक्स्ट इज रेपो रेट, क्वार्टरली डिसाइड होती है, आपको पता है आरबीआई इसको बार बार रिवाइज करती रहती है। तो रेट यानी कि रेट ऑफ रीपर्चेज एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई जो भाई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यानी कि शॉर्ट टर्म कैश बैंक्स को प्रोवाइड कराता है, वो किस इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल जो बैंक्स होते हैं वो मॉर्गेज के तौर पर रखते हैं, आरबीआई उनको पैसा देता है लेकिन रेपो रेट के हिसाब से देता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट हो गया उनका। और रिवर्स रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स को बैंक के पास में रख देता है और उनसे पैसा लेता है। फिर आता है सीडीआर यानी कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी टू व्हाट टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। आपके पास कैश में 1 लाख रुपए है और अकाउंट में आपका 10 लाख रुपए है, तो भाई जो रेशियो आएगा आपका वो होता है सीडीआर। ठीक है, ये लोगों की प्रेफरेंस बताता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, कैश, कैश गोल्ड वगैरह जो आपके हाथ में है। तो ये बिहेवियरल पैरामीटर होता है जो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लाइक सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर आपका त्योहार वाला सीजन आएगा तो सीडीआर बढ़ जाएगा, क्यों, लोगों को ज्यादातर कैश की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट्स को अपने कैश बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पैसा निकालते हैं अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। फिर आता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स कीप्स एज रिजर्व। कमर्शियल बैंक अपने रिजर्व के तौर पे कितना पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं। तो रिजर्व मनी में दो चीजें आती हैं, वॉल्ट कैश इन बैंक्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। कितना आपके पास कैश में जमा है, कितना आरबीआई के साथ में आपने डिपॉजिट किया है। बैंक सर्टेन मनी अपने पास रखते हैं दैट पीपल कीप इन देयर बैंक डिपॉजिट एज रिजर्व मनी, और बाकी पैसा क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बाकी लोगों को लोन पे दे देते हैं। तो ये जो रिजर्व पैसा इनके पास में रहता है वही वो लोगों को देते हैं जो लोग उनके पास पैसा डेली निकालने के लिए आते हैं। तो आरबीआई अलग अलग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है टू ब्रिंग फोर्थ अ हेल्दी आरडीआर इन द कमर्शियल बैंक। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है आपका कैश रिजर्व रेशियो है, जिसमें बैंक्स को सर्टेन पैसा अपने पास रखना पड़ता है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अ बेनिफिट दैट अ पर्सन कुड हैव रिसीव्ड बट गेव अप टू टेक अनदर कोर्स ऑफ एक्शन। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो क्लास अटेंड करना या फिर बंक मार के आप मूवी देखने जा सकते। अगर क्लास में रहेंगे तो भाई हो सकता है बोरिंग लेक्चर हो सकता है इंटरेस्टिंग लेक्चर हो,
और अगर मूवी के लिए जाएंगे तो फिर हो सकता है वो ज्यादा एंटरटेनिंग लगे। तो आपको डिटरमाइन करना है कि आपको बेनिफिट किस में है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो क्लास मिस करेंगे, क्लास में जाएंगे तो आप मूवी मिस करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ में जुड़ी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब रिटर्न ऑफ द मोस्ट लिक्विडेटिव ऑप्शन। अगर आप क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे तो हो सकता है आपको पैकेज अच्छा लग जाए, ठीक है। और अगर आप रेगुलरली मूवी जाएंगे, क्लास बंक करेंगे, तो हो सकता है आपका पैसा तो जाए स्पेंड करोगे ही और आपका पैकेज अच्छा ना लगे क्योंकि आपकी जीपीए अच्छे नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो फॉर फ्री गुड्स। जैसे आपकी हवा है, उसके लिए आपकी जो मछलियां हैं जो आप पकड़ सकते हो, जो आपके चारागाह हैं जहां पर आप जानवरों को चरा सकते हो, रोड पे इन सब चीजों पे आप कर सकते हो। तो इन सब चीजों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है क्योंकि यहाँ पर पैसा आपका बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन पब्लिक गुड्स जैसे कि स्ट्रीट लाइट, डिफेंस, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो गवर्नमेंट वाली होती है कि भाई गवर्नमेंट इतना पैसा स्ट्रीट लाइट्स पे कर सकती थी, मिलिट्री में ज्यादा ना लगाए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी पब्लिक गुड्स पे जीरो नहीं होती। रोड बनवाना है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपीजमेंट कर रही है। गवर्नमेंट फ्री में टीवी दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आती है पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आपकी गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती है जहां पर गवर्नमेंट जैसे कि फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट होती है, कुछ स्टेट और टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो मेजोरिटी स्टेक उनके पास में होता है 51% से ज्यादा, ठीक है, और मोर ऑफ द कंपनी इक्विटी। तो जनवरी 2022 के हिसाब से 181 शेड्यूल्ड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इंडिया में है। पीएसयूज को नॉन फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है और उनको रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो पहले सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो पीएसयूज की बात करें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आते हैं मैनेज्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉर, ठीक है, जैसे कि रेलवेज या पोस्ट, इनको स्पेसिफिक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट क्या करता है, मेंटेन करता है। नॉन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इनको NDCUs कहा जाता है, which comprises government companies and subsidiary of government companies as well as statutory corporation set up under special enactment of parliament और state legislature, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया आपका, HPCL, IOCL वगैरह, ठीक है। इनके लिए नॉर्मली कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं होते, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, एक स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन वगैरह बना दी जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जिनका मैनेजमेंट और ओन गवर्नमेंट ही करती है टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल सर्विसेज रीचेज द लास्ट माइल लाइक आरबीआई, यूटीआई, LIC वगैरह। कैटेगरीज की बात करें तो महारत्न सबसे पहले आती है, ठीक है। हायर महारत्न कैटेगरी 2010 में बनाई गई थी। भेल आपकी हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, महारत्न पीएससी के एग्जाम्पल हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके एलिजिबिलिटी से पूछे जाते हैं आपसे, तो नवरत्न स्टेटस ऑलरेडी इनके पास में होना चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहिए, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है SBI रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर उनका 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए पिछले 3 सालों में, एवरेज एनुअल नेट वर्थ उनकी 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए पिछले 3 सालों में, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए पिछले 3 सालों में। इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस ग्लोबल और इंटरनेशनल ऑपरेशंस की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, तो महारत्न स्टेटस दिया जाता है। तो भाई कैटेगरीज ऑफ पीएसयूज में अगला आता है नवरत्न, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपके नवरत्न पीएसयूज के एग्जांपल्स हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में इनको पहले आना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल्ड ए सीपीएससी जिन्हें कहा जाता है, एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग इनको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के द्वारा पिछले 5 सालों में मिलनी चाहिए। मिनी रत्न आते हैं, इनको पिछले 3 सालों में कंटिन्यूस इन्होंने प्रॉफिट बनाया हो, पॉजिटिव इनकी नेट वर्थ हो और एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल करते हो मिनी रत्न स्टेटस बनने के। तो अभी 74 मिनी रत्न है, टोटल मिनी रत्न को 1 और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब लास्ट में आती है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो लीगल एंटिटीज हैं जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स के द्वारा बनाई गई हैं बिटवीन द मेंबर्स दैट हैव द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। ऐसे मेंबर्स जो आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज कंडक्ट कर सकते हैं। देयर एग्जिस्टेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ इन देयर मेंबर कंट्रीज के जो लॉज होते हैं उनके द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन इनको रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स नहीं माना जाता जिस कंट्री में वो लोकेटेड होते हैं, जिनमें इनके हेडक्वार्टर होते हैं। तो दिस सर्व एज कैटलिस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ कोएलिशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। इसके साथ साथ मेंबर कंट्रीज के लिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का काम भी ये करते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो ब्रेटन वुड सिस्टम आता है।
ब्रेटन वुड्स सिस्टम पहला सिस्टम था टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज बिटवीन द कंट्रीज। इसका मतलब ये था हर कंट्री को एक स्पेसिफिक मॉनेटरी पॉलिसी रखनी पड़ेगी दैट कैप्स इट्स करेंसी एक्सचेंज रेट विद इन अ प्री डिटरमाइंड रेंज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड प्लस और माइनस 1%। हर कंट्री को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी रखनी है जिससे उनकी करेंसी एक्सचेंज जो रेट है वो प्री डिटरमाइंड रेंज में रहे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। किस में हिसाब से मेजर किया जा रहा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा गया अंडर द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। दोनों ऑर्गेनाइजेशन को दिसंबर 1945 में बनाया गया एंड हैव सर्व्ड एज सिग्निफिकेंट पिलर्स फॉर द इंटरनेशनल कैपिटल फाइनेंसिंग एंड ट्रेड एक्टिविटीज एवर सिंस। तो वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो पैसा देता है एंड गिव्स मनी टू द गवर्नमेंट्स इन लो एंड मिडिल इनकम नेशंस उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ऐसी गवर्नमेंट्स को कंट्रीज को ये पैसा देते हैं। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। ग्लोबल पार्टनरशिप है 189 कंट्रीज की एंड 5 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग प्रॉस्पेरिटी। तो भाई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 2 ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंटरनेशनल एंटिटीज, इनको वर्ल्ड बैंक के तौर पे जाना जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ये ऑर्गेनाइजेशन है 190 कंट्रीज का, डेडिकेटेड टू ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। आईएमएफ को दिसंबर 27 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था विथ 29 मेंबर कंट्रीज एग्रीइंग टू बी बाउंड बाय द ट्रीटी। मार्च 1 1947 को इन्होंने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस लॉन्च किए। फिर आता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। 67 एशियन और पैसिफिक मेंबर्स हैं इसके। जापान के पास 15.677% इसका स्टेक है। उसके बाद यूएस के पास, फिर चाइना के पास और इंडिया के पास 6.4। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में टू हेल्प कंट्रीज कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। फिर आता है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एक्सक्यूज AIIB। मी सर। हाँ जी, सर वो शेयर का मतलब क्या था वो जो भी शेयर का मतलब ऐसे समझ एशियन। लीजिए कि भाई मालिकाना हक, ठीक है। इस इतना जो मालिकाना हक है इनके पास में है, इतना परसेंटेज जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो उनके पास है, तो ठीक है। उससे मतलब लैंडिंग में भी कोई फर्क पड़ता है कि मतलब अगर मान लो इंडिया को पैसे चाहिए लैंड फॉर एग्जाम्पल तो। आप 4 दोस्त हैं, आप 4 दोस्तों ने एक कंपनी खोली। कंपनी कैसे खोली? आपने 25 आपके एक दोस्त ने 30,000 रुपए लगाए। दूसरे दोस्त ने क्या किया? दूसरे दोस्त ने 20,000 रुपए लगाए और बाकी के जो दोस्त हैं उन्होंने 25,000 रुपए लगाए, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको उस कंपनी के द्वारा 1 लाख का प्रॉफिट होता है। 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो आपने जितना शेयर है आपका उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो जिसने 30,000 लगाए हैं उसको 30,000, जिसने 25 उसको 25, जिसने 20, जिसने 20 और 25 लगाया, जिसने जो भी लगाया है उनको उसी रेशियो में उनका पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट मतलब जैसे अगर उनको मान लो उन्हीं चारों में से किसी को जरूरत हुई पैसों की, अगर जरूरत हुई अगर पैसों की इन द मतलब। सेंस, अगर आप अपना स्टेक बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। आप अपने दूसरे जो 25 वाला एक था उसने दूसरे को बोला कि मैं अपना स्टेक बेचना चाहता हूँ और मैं इतने रुपए में बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने 25,000 रुपए लगाए थे लेकिन अभी जो वैल्यू है वो रिटर्न होकर हमें 30,000 मिल सकती है। तो अगर तुम 30,000 में मेरा 25% का स्टेक खरीद सकते हो तो खरीद लो। तो उसने 25% का उसका स्टेक खरीद लिया और उसका टोटल स्टेक हो गया 50, यानी कि उसके टोटल 55,000 लगे लेकिन स्टेक है उसका 50%। तो अब जितना भी प्रॉफिट होगा वो 50% उस तीसरे बंदे को मिलेगा, ओके सर। ठीक है। फिर आता है AIIB, मल्टीलैटरल सर डेवलपमेंट एक और बैंक है। डाउट था। एक सेकंड। हुज मिशन इज टू इम्प्रूव एशिया सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। AIB जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है, ग्लोबल ट्रीटी है, दिसंबर 25 2015 से स्टार्ट हुआ है। द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मेक अप द बैंक्स मेंबरशिप। 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। स्टेब्लिश 2016 में किया गया, बेस्ड इन बीजिंग एंड बीजिंग चाइना, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीबी इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। इसको स्टेब्लिश किया गया ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, फोर्टलाइजा ब्राजील में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। सिक्स ब्रिक्स समिट में फोर्टलाइजा बस ब्राजील में इसको फाउंड किया गया था। इसका एम है टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन द ब्रिक्स कंट्रीज और उसके साथ साथ इमर्जिंग इकोनॉमीज को फोकस करना, ठीक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। शंघाई चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स।
हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे लास्ट में। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ रूल्स के साथ डील करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? include seamless global trade and resolving concerns or dispute that may have an impact on global trade. 164 members हैं, including the European Union and 23 observer countries like ईरान, इराक, भूटान और लिबिया वगैरह। WTO का जो ग्लोबल सिस्टम है, जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन वगैरह में करता है कि ट्रेड ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो कंट्रीज के बीच में कम से कम होने चाहिए, उनको डिक्रीज करना है। सो द कॉन्सिक्वेंस इज लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, lower prices for finished goods and services, more choice and eventually a lower cost of living। ये इनका काम धाम रहता है। कहिए। सर वो ब्रेटवुड्स में जो था उसमें मेंबर्स कौन कौन थे इनिशियल? ब्रेटन वुड्स सिस्टम में आपके इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। मेंबर्स के बारे में स्पेसिफाइड तो नहीं है, मुझे भी पता नहीं यार, इस बारे में मुझे देखना पड़ेगा। सर क्योंकि ये जो आईएमएफ और यूएन वगैरह ये तो पेरिस एग्रीमेंट के बाद हुआ था, तो ये भी उसी के बाद हुआ था कि उससे थोड़ा पहले हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? सर वर्ल्ड वॉर 2 के मेनली एंड में हुआ था। हाँ, तो समथिंग अराउंड दैट। इसको दिसंबर 1945 में बनाया गया था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसकी स्पेसिफिक कमेटी थी, जहां तक मुझे याद है इनकी स्पेसिफिक कमेटी थी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव थे, लॉ मेकर्स वगैरह थे, इस तरह के लोग थे। कंट्रीज के बेसिस पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से कंट्रीज के बेसिस पे ऐसे कोई स्पेसिफिक मेंबर्स नहीं थे। ये ओवरऑल एकेडमिया और स्कॉलर्स वगैरह इन सब लोगों का कॉम्बिनेशन था। सर और एक ये करेंसी वाले में वो वाला पॉइंट भी आता है जिसमें अमेरिका ने डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी इम्प्लीकेट किया था ऑयल ट्रेड के चलते में। करेंसी के हिसाब से देखो तो भाई कोई स्पेसिफिक कंट्रीज को एज इन प्रोजेक्ट सारी कंट्रीज करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट पे डोमिनेंस किसका है, ओवरऑल डोमिनेंस किसका है, वो चीज डिटरमाइन करती है कि किसकी करेंसी की धाक ज्यादा चलेगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। यस सर। सो अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रुपया भी डॉलर की तरह मतलब ग्लोबल हो सकता है। हो सकता है अगर हमारी जो कंट्री है प्रोडक्शन एकदम हाई लेवल पे बढ़ा दे और हम बहुत सारा पैसा जनरेट करने लगे, लोग हमसे सामान मंगाने लगे, ऐसा बहुत सारी अगर चीजें हो रही हैं, फैसिलिटीज हो रही हैं और हमारी इकोनॉमी एकदम टॉप पे पहुंच जाए, हम प्रोडक्शन भी बहुत कर रहे हैं, बाकी सब चीजें भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो रुपया है वो आपका डॉलर से ऊपर पहुंच जाए। ओके सर। ठीक है, तो भाई कैसा लगा पढ़ के? सही था सर। एग्जॉस्टिव सर। एग्जॉस्टेड तो है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर, थोड़ा तो आया, भी रिवाइज करेंगे तो और क्लियर हो हाँ, जाएगा। थोड़ा रिवाइज करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने टर्म्स को बहुत ल्यूसिड वे में समझाया है। 2-4 बार रिवीजन करोगे प्लस हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो भाई ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। जो इकोनॉमिक्स का खौफ रहता है ना साइंस वालों के अंदर, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं रही, समझ में नहीं रही, इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होगी। चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो क्वेश्चन वाली, क्वेश्चन सॉल्विंग तो हम करेंगे करेंगे, ठीक है। तो कल से जो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक। मैं आपको सुबह बता दूंगा कि हम किस चीज की क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की नहीं करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह जो भी है मैं आपको कल सुबह से बता दूंगा। और भाई अब आपको क्यूएस के लिए तैयार रहना है पूरे दम से, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है एग्जाम से 15-16 दिन पहले, ठीक है मित्रों।